311 अध्याय 220 तलाक। रात के खाने के बाद अपने कमरे में वापस आकर झोंग मिकान ने चुक्सिया से सबसे पहले कहा, लिन चुक्सिया, अगर तुम अभी जाने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं आंटी जू से भी बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वे तुम्हारी देखभाल करना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ? चुशिया ने मुंह बनाकर आंखें घुमाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बेवफा हूँ? क्या मैंने तुम्हारे परिवार की ताकत के लिए तुमसे शादी की, और क्या मैं तुम्हारे साथ दुख सहने के डर से तुम्हें छोड़ दूंगी? क्या ऐसा नहीं है? झोंग मिकान ने भावहीनता से चुक्सिया को देखा। ये सच है कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं की, बल्कि शर्तें रखे जाने के बाद ही राजी हुई। इसलिए मैंने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते थे क्योंकि मैं आपके माता पिता को एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकता था। लेकिन अब ये फायदे खत्म हो सकते हैं। तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, इसलिए अगर तुम अब मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कमीने। उद्धरण चिन्ह। तुम बड़े ही कमीने हो। चुक्सिया गुस्से से इतनी भड़क उठी कि बिस्तर से कूदकर झोंग मिकान के शरीर पर धड़ाधड़ मारने लगी। वो वहीं एकदम स्थिर बैठा रहा, मानो उसकी मुठ्ठियां बारिश की बूंदों की तरह उसकी छाती पर गिर रही हों। ये घटना बहुत अचानक घटी। अगर उसे इसके बारे में पहले से जरा भी पता होता तो वह निश्चित रूप से उससे शादी नहीं करता। अपने सामने खड़ी उस नन्ही सी आकृति को देखकर, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, उसके दिल में एक तीव्र कड़वी पीड़ा महसूस हुई। उसे लगा कि वह जीवन भर उसकी रक्षा कर सकता है, उसे हमेशा के लिए खुश रख सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। वो किसी और से बेहतर जानता था कि बूढ़ा मास्टर शियाओ कितना निर्दयी हो सकता है। पिटाई से उसके हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह वहां भावहीन चुपचाप बैठा रहा। चुक्सिया को अपना हमला रोकना पड़ा और उसने उसकी ओर देखते हुए भौहें चढ़ा ली। उसकी आंखों की शांत गहराई में उसने अशांति का एक अंश देखा। बाद में पता चला कि वो उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रहा था। आज की बैठक के बारे में सोचते हुए उन्हें इस युग की एक स्पष्ट समझ भी प्राप्त हुई। एक पल वे एक प्रतिष्ठित परिवार थे, जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। अगले ही पल वे सीमित पहुंच, कुछ लोगों की सहानुभूति और दूसरों की पीड़ा पर खुशी का विषय बन सकते थे। सौभाग्य से 21वीं सदी से आने के कारण, हालांकि वह इस युग को पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन उसे कुछ प्रमुख घटनाएं याद थीं। यह अवधि भोर से पहले का एक संक्षिप्त अंधकार में क्षण मात्र थी। जब उसकी और झोंग मिकान की सगाई हुई तो तीसरे चाचा झोंग के दामाद शियाओ युविन ने उसके साथ बदतमीजी की और झोंग मिकान ने उसे गर्दन से पकड़कर बाहर फेंक दिया। तब से जियाओ युविन, उनकी पत्नी झो एपिंग और उनकी सास लिउ लिंगमेई फिर कभी झो परिवार में नहीं दिखे, यहाँ तक कि झो मिकान से उनकी शादी के दौरान भी नहीं। उसने सोचा था कि झो एपिंग और अन्य लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वे झो मिकान के कार्यों के प्रति द्वेष रखते थे और उन्हें देखना नहीं चाहते थे, लेकिन वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक भिन्न थी। कुछ दिन पहले लिउ लिंगमेई ने झो शानपिंग को तलाक का प्रस्ताव दिया था, और यह प्रस्ताव अपरिवर्तनीय था। बड़ी बेटी की पहले से ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे झो हुआकांग की अभिरक्षा चाहती थी। झो शानपिंग स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं थे, और झो हुआकांग ने स्वयं भी अपने पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन आज झो शानपिंग की भागीदारी के बिना तलाक के कागजात किसी तरह लिउ लिंगमेई द्वारा संसाधित किए गए और उन्हें अपने बेटे की हिरासत मिल गई। जब वो दस्तावेजों की इस श्रृंखला के साथ झो शानपिंग के सामने पेश हुई तो उनके आश्चर्य की केवल कल्पना ही की जा सकती है, और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हालांकि झो परिवार कोई साधारण कुल नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि लिउ लिंगमेई ने उनकी अनुपस्थिति में तलाक की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, स्थिति की असामान्य प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। झो शानपिंग ने बूढ़े मास्टर झो को तलाक के बारे में नहीं बताया था क्योंकि परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन अब इतनी गंभीर घटना के बाद वह इसे ओल्ड मास्टर झो से और अधिक समय तक छिपा नहीं सकता था। ओल्ड मास्टर झो के वापस आने के बाद अपने संपर्कों के माध्यम से उन्हें पता चला कि शियाओ युविन के पिता शियाओ बिंकी सत्ता में आ गए थे। शियाओ परिवार के गुट ने पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसका ये भी अर्थ था कि झो परिवार का पतन हो रहा था। जीत हो या हार, युग चाहे जो भी हो, यह अटल सत्य हमेशा एक जैसा ही रहता है। यही कारण था कि बूढ़ी मैडम झो शुरू में चुक्सिया को पारिवारिक बैठक में शामिल नहीं होने देना चाहती थी। उनकी राय में चुक्सिया अभी तक झो परिवार की सदस्य नहीं थी, और चुक्सिया को ऐसे निजी और शर्मनाक मामलों के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक अवचेतन रूप से उसका इरादा हो सकता है कि चुक्सिया इसका इस्तेमाल खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के अवसर के रूप में करे। कुछ दिन साथ बिताने के बाद चुक्सिया की उसके बारे में ये धारणा थी कि वह एक ऐसी बुजुर्ग महिला है जिसका बाहरी रूप सख्त है लेकिन दिल नर्म है। अगर उसका इरादा वाकई अच्छा भी होता तो भी वह कभी ऐसा नहीं कहती। वो फिर भी यह जताने का नाटक करती कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझसे दूर रहो। 312 अध्याय 220 तलाक। अंडरस्कोर 2 हालांकि झो परिवार के किसी भी सदस्य को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन झो परिवार के सदस्यों के अनुसार जियाओ पिता और पुत्र निश्चित रूप से द्वेष रखने वाले व्यक्ति थे। इसलिए यह अनुमान लगाया गया था कि कुछ ही दिनों के भीतर झो परिवार के वर्तमान नेताओं पर हमले और उत्पीड़न किए जाएंगे। झो परिवार की दूसरी पीढ़ी में सबसे सफल व्यक्ति झो जिनपिंग थे, और तीसरी पीढ़ी में झो मिकान थे, इसलिए सभी का सर्वसम्मति से मानना था कि इन पिता पुत्र के खिलाफ सबसे पहले प्रतिशोध लिया जाएगा। विशेषकर इसलिए कि उस दिन झो मिकान ने ही शियाओ युविन को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वह किसी भी हालत में झो मिकान को चैन से जीने नहीं देगा। शायद इस बात से चिंतित होकर कि चुक्सिया कहीं ज्यादा न सोचने लगे, बूढ़ी मास्टर झो ने आगे कहा, उस दिन की घटना के बिना भी शियाओ परिवार झो परिवार को निशाना बनाता। उनके राजनीतिक विचार 1-2 दिन से अधिक समय से भिन्न थे, और झो एपिंग का शियाओ युविन से विवाह पूरी तरह से आकस्मिक था। बेशक जियाओ परिवार का तीव्र उत्थान अधिक आकस्मिक था। झो परिवार में किसी ने भी इस स्थिति के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, जिससे उसे बहुत सुकून और भावनात्मक अनुभूति हुई, और वह झो परिवार के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गई। चाहे ये पिछली बात का बहाना बनाकर लिया गया बदला हो या नहीं, आखिरकार इसकी शुरुआत उसी ने की थी। अन्य परिवारों में शायद सबसे पहले उसी पर दोष मढ़ा जाता, उसे एक घातक स्त्री माना जाता। यहाँ तक कि बूढ़ी मैडम झो ने भी शुरू से अंत तक उसे एक बार भी दोषी नहीं ठहराया, और यहाँ तक कि उसे परिवार छोड़ने का सुझाव भी दिया ताकि वह इसमें शामिल होने से बच सके। वह इस युग में जीवित नहीं रही थी, लेकिन वह इससे संबंधित साहित्य और फिल्मों के संपर्क में आई थी, जिससे वह ये समझ सके कि झो परिवार के सदस्यों की चिंताएं अनावश्यक नहीं थी। इस युग में कुछ लोगों को दूसरों को हानि पहुंचाने में आनंद मिलता था। प्रमाण वह क्या था? ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और विशेषज्ञों को जेल में डाल दिया गया था। क्या इसमें कोई समझदारी थी? कल मेरे माता पिता को वापस भेज दो, चुक्सिया ने झो मिकान से गंभीरतापूर्वक कहा। मैं पहले ही तुमसे शादी कर चुकी हूँ, वैध रूप से तुम्हारी पत्नी हूँ। इस जीवन में स्वाभाविक रूप से मैं आपका अनुसरण करूंगा, चाहे आप कमांडर हो, सैनिक हो या कुछ और हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यह एक सच्चाई है। हमने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, अब आपके पछताने का कोई फायदा नहीं है। मूर्ख, झो मिकान के सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। क्या तुम समझते हो कि झो परिवार इस समय किस स्थिति का सामना कर रहा है?
मैं समझता हूँ, तुम समझते हो और फिर भी इसमें दखल देने पर अड़े हो। झू मिकांग ने गहरी सांस लेते हुए चुक्सिया की ओर गंभीरता से देखा। तुम्हें जाने देना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर यह बिल्कुल जरूरी न होता तो मैं ये कदम नहीं उठाता। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी होने के नाते तुम खतरे में पड़ जाओगी चुशिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मेरी बात सुनो, हम कल तलाक ले लेंगे, फिर मैं अंकल जिंग से कहूंगी कि वे तुम्हारा ख्याल रखें। हालांकि झू मिकान की आंखों में कड़वाहट झलक रही थी। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन अभी वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ कि वे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। साफ साफ कहें तो वो उससे तलाक लेने और फिर उसकी शादी जिंग परिवार में करवाने की बात कर रहा था। और ओह, चुक्सिया फूट फूट कर हंस पड़ी। तुम सच में मेरे लिए योजना बनाना जानते हो, मेरे लिए एक अच्छे पति का परिवार भी ढूंढ रहे हो। चुक्सिया, झू मिकान ने अपना चेहरा ढाक लिया। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम नहीं जानते कि शियाओ युविन किस तरह का इंसान है। उस दिन जिस तरह से उसने आपको देखा, उससे उसके इरादे स्पष्ट रूप से उजागर हो गए। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सबसे पहले तुम्हें ही निशाना बनाएगा। वो मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति नहीं है। अगर तुम उसके हाथों में पड़ गई चुक्सिया, तो मैं इसके परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें अभी खोना ही बेहतर समझता हूँ। ये नुकसान हालांकि मेरे लिए दर्दनाक है, फिर भी इसमें उम्मीद की किरण बाकी है। अगर मुझे पता होता कि चीजें इतनी अचानक बदल जाएंगी तो बेशक मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। ऐसा न करने से मुझे बहुत असहजता होती, लेकिन आपको चोट लगने से बचाने के लिए मैं इसे सहन कर सकती थी। अंकल जिंग तटस्थ हैं, दादा जिंग के शिष्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यहाँ तक कि शियाओ परिवार के गुट के नेता भी अस्थायी रूप से उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे बस यही उपाय सूझ रहा है कि मैं तुम्हें अंकल जिंग के हवाले कर दूं। चुक्सिया, मेरा मानना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, लेकिन तुम इंतजार नहीं कर सकती। इतना कहकर झूम मिकांत खड़ा हुआ, चुक्सिया को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर गले लगाया, फिर उसे छोड़कर चला गया। क्या यह उसकी ओर से उसे विदाई थी? यह आदमी हमेशा इतना अभिमानी। रुको, चुक्सिया अभूतपूर्व गति से उसके सामने दौड़ी और उसे रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। तुमने अपनी बात कह दी, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या आप इसी तरह मेरा सम्मान करते हैं? झूम मिकांत ने अपनी नजर बगल में घुमाई और कहा, आगे बढ़ो। चुक्सिया ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जाओ और वहां बैठो और मेरी बात सुनो। झूम मिकांत स्थिर खड़ी रही। यहाँ सब ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझसे शादी करना आपकी मर्जी थी, शादी का सर्टिफिकेट आपने ही बनवाया था, और अब तलाक भी आपका ही एकतरफा फैसला है। आप मुझे क्या समझते हैं? अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ किसी इंसान की जान खतरे में पड़े, तो बेहतर होगा कि आप चुपचाप बैठ जाएं और मेरी बात सुनें। ये देखकर कि उसके हाथ में किसी तरह एक छोटा सा चाकू था, जिसे वह सचमुच अपनी गर्दन पर दबाए हुए थी, झूम मिकांत ने अपनी उंगलियां हिलाईं, लेकिन अंततः उसने जबरदस्ती उसके हाथ से चाकू नहीं छीना, बल्कि आज्ञा मानते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गया। ठीक है, जो कहना है कहो। चुक्सिया ने अपनी गर्दन से छोटी सी छुरी निकाली। मुझे जो कहना था कह दिया है, अब और कुछ कहने को नहीं है। वैसे भी मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूँ, और जहाँ तक शियाओ युविन की मेरे खिलाफ साजिश की बात है, जब तक उसे मौत से डर नहीं लगता तब तक सब ठीक है। खांसी खांसी खांसी। कमांडर टोंगजी किसी के घमंड भरे शब्दों से घुट गया और काफी देर बाद असहाय होकर बोला, लिन चुक्सिया, चाहे वह मौत से डरता हो या नहीं, ये तुम्हें डराने की बात नहीं है। कृपया पहले अपने शरीर को देखो, अपनी क्षमताओं का आकलन करो, फिर तय करो कि तुम्हें ऐसे दुस्साहसी शब्द बोलने चाहिए या नहीं। ठीक है, जारी रहेगा। यदि आपको येगा 313 अध्याय 221 छेड़छाड़। पहली घड़ी आ गई। नुआन का हमेशा समर्थन करने के लिए हॉट लव कैरेट कैरेट को विशेष धन्यवाद। योजक चिन्ह। मेरे शरीर में क्या खराबी है? मेरी क्षमताओं में क्या कमी है? चुक्सिया मिकान के सामने खड़ी थी, उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, उसका चेहरा लगभग उसके चेहरे से छू रहा था। क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? हैं, उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी नाक की नोक पर मंडराती हल्की सी खुशबू ने मिकान को ऐसा महसूस कराया जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, जिससे वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा हो। उसके अचंभित चेहरे को देखकर चुक्सिया ने विजयी मुस्कान बिखेरी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी गोद में बैठ गई, अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए और घमंडी लहजे में बोली, कहिए, क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? उसकी आवाज स्पष्ट रूप से कांप रही थी। करना, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मिकान होश में आने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाकर उन शब्दों को मुश्किल से बोल पाया। उसकी आवाज गहरी और कामुक थी। का बेशक। अपने नीचे अचानक गर्मी की लहर महसूस करते हुए कभी आत्मविश्वास से भरी चुक्सिया टोंगजी एक खरगोश की तरह घबरा गई। उसकी जीभ ठीक से सीधी नहीं हो पा रही थी। मिकान की आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी। डरे हुए हो? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। ये साबित करने के लिए कि वो सचमुच डरी नहीं थी, चुक्सिया ने अपनी छोटी छाती फुलाकर अकड़ भी दिखाई। हालांकि वह दुबली पतली थी, फिर भी उसका विकास अच्छा हुआ। घबराहट के मारे उसने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। उसकी सुगठित छाती उसकी हरकतों के साथ कांपने लगी। मिकांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली, फिर एक और गहरी सांस ली। अपने दिल में उठ रही उथल-पुथल को दबाने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से चुक्सिया को धक्का दिया और कहा, ठीक से पेश आओ, हंगामा करना बंद करो। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रही हूँ, उसने न्यायपूर्ण लहजे में जवाब दिया। मैंने कभी परेशानी खड़ी की है क्या? क्या आप कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रहे हैं? वो एक स्वस्थ और ऊर्जावान युवक था। अपनी पत्नी को गले लगाए रखना लेकिन उसे छूने में असमर्थ होना, मानो अपनी जान की भीख मांगना था। क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? चुशिया ने नाराजगी से मुंह बनाते हुए कहा, हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अभी से मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? तो क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? तुम बेतुकी बातें क्यों सोच रहे हो? चुक्सिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं मिकांग झो एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे इस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करो। क्या तुमने मुझे भेजने का मन बना लिया है? चुक्सिया की बड़ी बड़ी आंखों में धीरे धीरे नमी आ गई। तो तुम्हारे दिल में मैं महज एक वस्तु हूँ, जिसे तुम तब रखते हो जब तुम्हारी रक्षा कर सकते हो और तब दे देते हो जब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मेरे दिल में मिकांग खाली निगाहों से घूरता रहा, आगे बोलने में असमर्थ। इस फैसले से उन्हें गहरा दुख हुआ, लेकिन वे शियाओ युविन के घृणित स्वभाव से भली भांति परिचित थे। अगर उसने अपनी आजादी पर प्रतिबंध लगने से पहले उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया, तो इसके परिणाम उन दोनों के लिए असहनीय होंगे। उसे इस संघर्ष की क्रूरता का अंदाजा नहीं था। अपने स्वाभिमान के चलते उसे जीवन, मृत्यु और यातना से डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन उसे ये सब झेलने देना बिल्कुल अस्वीकार्य था। अपने दिल की कोमलता को दबाते हुए उसकी आवाज अचानक ठंडी और कठोर हो गई। मेरे दिल में तुम सचमुच सिर्फ एक सुंदर वस्तु हो। झूम परिवार को जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा, वह तुम्हारी वजह से शुरू हुई, इसलिए मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहता। मैं तुम्हें किसी और के पास भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। चुक्सिया ने उसकी बांह पर जोर से काट लिया। उसके मुंह में खून का बढ़ता हुआ तीव्र स्वाद आखिरकार उसके होश में कुछ हद तक आया। हताश होकर वो उससे नीचे उतरी, एक स्टूल खींचकर लाई और उसके सामने बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उदासी से भरी हुई थी और वह बिना पलक झपकाए उसे देखती रही।
उसकी वास्तविक स्थिति को देखते हुए इस समय वो उसे जो सबसे अच्छी चीज दे सकती थी वो ये थी कि उसे यह एहसास दिलाए कि वो उसकी खुशियों और कठिनाइयों में साथ देने के लिए तैयार है। उससे मिलने के बाद से हर पल को याद करते हुए उसे यकीन था कि वो एक जिम्मेदार और भरोसेमंद पति होगा, एक अनमोल रत्न और एक ऐसा प्रेमी जिसे पाना मुश्किल है। इस समय उसे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी जिस तरह से तुमने बात की उससे मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिरकार जब वो उसकी गुस्से भरी निगाहों को और सहन नहीं कर सका तो उसने कहा, मुझे मूर्ख मत समझो और नहीं यह नाटकीय नाटक करो। क्या आपको लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा? क्या आपको लगता है कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? मिकांग जो, अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं तुमसे नफरत ही करूंगा। अगर तुम अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते तो तुम किस तरह के मर्द हो? वो कभी कोमल तो कभी कठोर हो जाती थी और बिल्ली और बाघ की तरह चोंगसी स्वाभाविक रूप से उसके इरादे को समझ जाता था, जिसे दयालुता और कठोरता को मिलाने की तथाकथित रणनीति कहा जाता है। लेकिन वह इस स्थिति की क्रूरता को कैसे समझ सकती थी? यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह केवल दांत पीसकर हल कर सकता था। यदि यह परम आवश्यकता न होती तो वह ये रास्ता क्यों चुनता? जब किसी समस्या का सामना करना पड़े तो दूसरे व्यक्ति को झूठ और कठोर शब्दों से धोखा देना, उसे अकेले ही समस्या झेलने के लिए छोड़ देना, खुद को बहुत महान समझना वास्तव में स्वार्थीपन ही है। आपको मुझे हमेशा एक भोले भाले बच्चे के रूप में नहीं देखना चाहिए। दरअसल मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि मुझे कभी भी उस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका सामना आपका परिवार कर रहा है। लेकिन इसका सामना न करने का मतलब यह नहीं है कि मैं इसकी क्रूरता को नहीं समझता। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो जानबूझकर खतरे में कूद पड़े। यदि अंकल जिनके यहाँ शरण लेने से मुझे शियाओ युवेन के उत्पीड़न से मुक्ति मिल सकती है और आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन कृपया तलाक को समाधान के रूप में इस्तेमाल न करें। आप कह सकते हैं कि यदि आपने तलाक नहीं लिया और जिंग परिवार में शरण नहीं ली तो इससे शियाओ परिवार जिंग परिवार के प्रति द्वेष रखेगा। लेकिन मुझे ये पूछने दीजिए, अगर आप तलाक लेकर जिंग परिवार में शरण लेते हैं तो क्या शियाओ परिवार अभी भी जिंग परिवार के प्रति द्वेष नहीं रखेगा? इस मामले में आप कुछ भी करें, जिंग परिवार का रुख वही रहेगा। यहाँ एक दूसरे का वध करने के बजाय इस समय का उपयोग किसी उचित समाधान के बारे में सोचने के लिए करना बेहतर होगा। क्या वह स्वयं को शिक्षित कर रही थी? झू मिकान के चेहरे पर निराशा के भाव थे, फिर भी उसे हल्का सा भावुक होने का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि उसके प्रति उसकी अरुचि को देखते हुए जब वो तलाक का प्रस्ताव रखेगा तो वो खुशी खुशी मान जाएगी, लेकिन उसे इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। यदि पहली बार इनकार करना एक परीक्षण था तो बार बार इनकार करना एक निर्णय था। उसके इस तरह के व्यवहार को देखते हुए उसे अत्यधिक संवेदनशील होने का क्या अधिकार था? शुरू में उसने सोचा था कि चूंकि वो उसे वैसे भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए इस अवसर का उपयोग करके उसे आजादी देने से उसके दिल में मौजूद अपराधबोध कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये नन्हा बच्चा हमेशा सही समय पर उसे सुखद आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहता था। इस तरह की स्थिति का सामना करने वाली अधिकांश लड़कियां बिना किसी कारण के फूट फूट कर रोने लगती, फिर भी वह यहाँ दृढ़ता से उससे तर्क कर रही थी। उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई और उसने उसका सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लिन शुक्सिया, तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। मैं एक दबंग इंसान हूँ। अगर तुम इस बार नहीं भागी तो भविष्य में मुझसे बच नहीं पाओगी। छी, शुक्सिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया तो चाहे तुम कितने भी दबंग बन जाओ, मैं भाग जाऊंगी। अचानक उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। उसे अपने अतीत के अनुभवों से पूरी तरह राहत महसूस हुई। अगर वह असफल प्रेम प्रसंग न होता तो शायद वह अब तक शादी कर चुका होता और उसे कभी भी इतनी प्यारी बच्ची न मिली होती। ये सोचते हुए उसने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में उसे छोटी बच्ची कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह सोचने से वो हमेशा उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करता था। लेकिन उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि जब वो उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करता था तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, वो समानता चाहती थी और उसे भविष्य में उसे वो समानता दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्सिया, इस दौरान तुम्हें कुछ कष्ट सहने पड़ सकते हैं। भले ही अंकल जिंग आपकी रक्षा करने में कामयाब हो जाएं, लोग फिर भी गपशप करेंगे और कुछ लोग तो आपके सामने ही अप्रिय बातें भी कह सकते हैं। शुक्सिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने इन सब बातों के बारे में सोच लिया है, चिंता मत करो, मैं इसे सहन कर लूंगी। लेकिन इस दौरान जो भी मुझे धमकाने की हिम्मत करेगा मैं उसे याद रखूंगा, और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें उनमें से हर एक से हिसाब बराबर करने में मेरी मदद करनी होगी। और मुझे इस बात पर जोर देना होगा कि जब तुम ऐसा करोगे मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूँ। म्याऊं, जो लोग मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं वे शायद पहले कभी मरे ही नहीं होंगे। झू मिकान, क्या कोई मृत व्यक्ति अभी भी आपके सामने खड़ा हो सकता है? उसे अपनी छोटी पत्नी के सोचने के विचित्र तरीके के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे गले लगाओ, मेरे दुखी छोटे दिल को दिलासा दो, शुक्सिया ने उससे लिपटते हुए कहा। उसकी आंखों में शिकायतों का भाव भरा था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने, धोखा देने या मुझे दूर भगाने की अनुमति नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से होती है कि मुझसे झूठ बोला जाए और मुझसे चीजें छुपाई जाएं, इस गलत धारणा के तहत कि यह मेरे भले के लिए है। ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। इस बार झू मिकान पहले की तरह अकड़कर नहीं बैठा, बल्कि उसने अपनी बाहों में उसे कसकर गले लगा लिया। उसके शरीर में हल्का तनाव महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई और उसने अपनी छुट्टी को उसके माथे पर आगे पीछे रगड़ा, जिससे उसकी दाढ़ी सिकुड़ गई और उसने कहा, ठीक से रहो, बस करो। ठीक है, उसने सचमुच बात मान ली और स्थिर रहा। पहले तो वह बहुत ही मुखर था, किसने सोचा होगा कि अब वह इतना आज्ञाकारी हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस घटना ने उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया है, वरना उसके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति उसे आजादी देने का इतना घिनौना तरीका क्यों सोचेगा। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, फिर भी शुक्सिया ने दांत पीसकर हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। कांपते हाथों से उसने उसकी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। वह रुक गया, उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शुक्सिया की आवाज कांप रही थी, मानो वह किसी उबड़-खाबड़ बैलगाड़ी में बैठी हो। कुछ नहीं, तो फिर तुम मेरी कमीज के बटन क्यों खोल रहे हो? को तुम्हें जल्दी आराम करने दो। शुक्सिया इतनी चिढ़ गई थी कि उसका मन कर रहा था कि वह अंदर हाथ डालकर अपनी जीभ सीधी कर ले। घबराने की क्या जरूरत है? क्या सभी महिलाओं को इस बाधा का सामना नहीं करना पड़ता? क्या यह एक असाधारण स्थिति नहीं है? क्या 21वीं सदी में नई पीढ़ी इस तरह की किसी चीज से डर जाएगी? खैर, शायद वह सचमुच डरी हुई थी। वह काफी देर से शर्ट का एक बटन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई थी। शर्मनाक। टिल्डा, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? प्लीज। शुक्सिया ने झट से अपने छोटे पंजे समेटे और भागते हुए बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी, मानो कहीं से भाग रही हो। मैं नहाने जा रही हूँ, तुम भी अपने कपड़े उतार दो। बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ और थोड़ी देर बाद फिर खुल गया। बिस्तर पर नग्न लेट जाओ और मेरा इंतजार करो। टकराना। इस बार बाथरूम का दरवाजा दोबारा नहीं खुला और जल्द ही अंदर से पानी बहने की आवाज आने लगी। झू मिकान वहां अकड़ी हुई बैठी थी। क्या उसे सिर्फ चिढ़ाया गया था या जारी रहेगा? यदि आपको ये 314 अध्याय 222 छेड़छाड़ रात काफी हो चुकी थी।
योजक चिन्ह। पूरे आधे घंटे तक वहीं रहने के बाद चुक्सिया, जो अपने पायजामे में कसकर लिपटी हुई थी और शर्मा रही थी, दबे पांव बाथरूम से बाहर निकली। उसने तिरछी नजर से सब कुछ देख लिया। बिस्तर पर कोई नहीं था। वो झट से सीधी खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी। फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी बहुत ज्यादा अभिमानी थी अपने स्वाभिमान के साथ। भला वह ऐसे समय में उसे कैसे चाह सकता था, या शायद वो उसके कार्यों से पहले ही समझ गया था कि वो क्या करने वाली है और अपने स्वयं के संकल्प के बारे में अनिश्चित होकर भागने का फैसला किया। मनुष्य वास्तव में विचित्र प्राणी है। वो हमेशा से ही उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से कतराती रही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह जानबूझकर भाग गया है तो उसे एक सूक्ष्म प्रकार के नुकसान का एहसास हुआ। उसने बस अपने पायजामे उतार दिए और नग्न अवस्था में दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। उसकी युवा त्वचा तनी हुई और नमीयुक्त थी, जिसमें हल्की गुलाबी चमक थी। उसकी भौहें स्वाभाविक रूप से गहरी थीं और होंठ स्वाभाविक रूप से लाल थे। दुबली पतली होने के बावजूद उसके शरीर में जहां उभार होना चाहिए था वहां उभार था, जहां जरूरत थी वहां वक्रता थी, और एक पतली कमर थी जो पहली नजर में ही सहानुभूति जगा देती थी। इस युग में आने के बाद से उसने सब कुछ बुरी तरह खो दिया था, और शायद उसे एकमात्र लाभ यही शरीर मिला था। वो बस इतनी ही सुंदर है। उसके पहले के साधारण बाल, जिन्हें महीनों से ट्रिम नहीं किया गया था, अब उसके कंधों से भी लंबे हो गए थे और गीले होकर वहीं पड़े थे, जिससे उसमें एक असामान्य कामुकता का भाव आ गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ युवेन उसके बारे में चिंतित थी। उसे अपने आप में कोई कमी नहीं दिखी। भला एक कामुक पुरुष को कैसे दिख सकती है। सौभाग्यवश अब वो इस शरीर की स्वामी थी। यदि यह अविश्वसनीय मूल आत्मा होती तो ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आशीर्वाद से अधिक अभिशाप होती। जब उसे एहसास हुआ कि दोनों ने वास्तव में आत्माओं का आदान प्रदान कर लिया है, तो उसे मूल आत्मा के लिए अब कोई खेद नहीं रहा। दुनिया निष्पक्ष है। जो कुछ प्राप्त होता है उसे खोना भी पड़ता है। अगर उन्हें विकल्प दिया जाता तो वे कभी भी इस युग में आना नहीं चाहती। कितना भयानक दौर था। इससे उसका दम घुट रहा था। खुद को संभालते हुए उसने कपड़े पहने और बिस्तर के पास झो मिकान द्वारा उसके लिए छोड़ा गया एक पत्र पाया। प्रिय चुक्सिया, मुझे इस तरह भागने के लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं आपको खुद से दूर करना चाहता था, बल्कि इसलिए था कि मैं नहीं चाहता था कि आपको एक दिन इसका पछतावा हो। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं भावुक हूँ, लेकिन एक पुरुष होने के नाते मैं किसी भी प्रकार की दया या सहानुभूति स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि एक दिन स्वाभाविक रूप से आप स्वेच्छा से मेरी सच्ची पत्नी बन जाएंगी। मैं अतिथि कक्ष में चला गया हूँ। दादाजी, दादी जी, पापा और मम्मी जी के गलतफहमी के बारे में चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। हस्ताक्षर में लिखा था, पति झो मिकांग। हालांकि यह केवल कुछ ही पंक्तियां थीं, लेकिन चुक्सिया ने इसका अर्थ समझने के लिए इसे कई बार पढ़ा। पत्र को देखते ही उसने गलती से सोचा कि वो मूर्ख अभी भी हठपूर्वक उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, और अपने अशांत मन के कारण उसकी समझ पक्षपातपूर्ण थी। वो कुछ हद तक भावुक हुई, लेकिन साथ ही कुछ हद तक क्रोधित भी थी। उसने कभी उस पर दया या सहानुभूति कब दिखाई थी। वो ऐसे समय में झो परिवार के सदस्यों के सामने अपना दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करना चाहती थी। ठीक है, उसने यह बात मान ली। झो परिवार द्वारा लिन परिवार के प्रति दिखाई गई उदारता ने उसे ऋणी बना दिया था, और वह इस ऋण को चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एक ऐसा ऋण जिसे वह स्वेच्छा से चुकाने के लिए तैयार थी। चलिए उस पल पर वापस चलते हैं जब चुक्सिया बाथरूम में दाखिल हुई थी। नेता चोंगजी ने सचमुच अपनी छोटी पत्नी की बात सुनी और कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेट गए। लेकिन 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी पानी की आवाज आती रही और छोटी पत्नी अभी भी बाहर नहीं निकली थी। अंततः उनके उग्र हृदय में तर्कसंगतता का अंश प्रकट होने लगा। क्या वाकई यही उसे ले जाने का सही समय था? वो निश्चित रूप से उसके इरादों को समझता था। कानूनी तौर पर वह पहले से ही उसकी पत्नी थी, इसलिए अब उसे अपने साथ ले जाना उसके लिए स्वाभाविक ही था। लेकिन समझ से परे वो उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। ये सोचकर ही वह असहज हो गया कि यह बात उसके लिए जीवन भर का पछतावा बन सकती है। तो वो फिर से उठा और अपने कपड़े पूरी तरह से वापस पहन लिए। बिस्तर को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। उसने अपनी छोटी पत्नी के लिए संदेश छोड़ने के लिए कागज और कलम उठाए। एक पत्र जिसे फेंक दिया गया, एक और पत्र जिसे फिर से फेंक दिया गया, तीसरा पत्र भी संतोषजनक नहीं था। 4 पत्र। वो उन्हें मसलकर गेंद की तरह बना लेने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने पानी रुकने की आवाज सुनी। उसने फैसला किया, चाहे संतुष्ट हो या न हो, यही वह पत्र था, और उसने उसे सही जगह पर रखा और भाग गया। कूड़ेदान में पड़े हुए पत्रों के बारे में सोचते हुए वो उन्हें उठाने के लिए तेजी से वापस भागा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। जब वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी, तब वो दरवाजे के बाहर था, अपने उत्तेजित दिल को शांत करते हुए, अपने हाथ में कागज के 3 मुड़े हुए टुकड़ों को कसकर पकड़े हुए था। जब वो पत्र पढ़ रही थी, तब वो बगल के अतिथि कक्ष में था और अपने द्वारा लिखे गए 3 पुराने पत्रों को प्रशंसा कर रहा था। सबसे पहला, प्रिय चुक्सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी नापसंद की कोई भी चीज करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकता। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम भी मुझसे प्यार न करने लगो, तभी हम सच्चे पति पत्नी बन सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। दूसरा एक, प्रिय चुक्सिया, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं करने दूंगा जो तुम्हें नापसंद हो। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम भी मुझसे प्यार न करने लगो, तभी हम सच्चे पति पत्नी बन सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। तीसरा वाला, प्रिय चुक्सिया, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा कुछ भी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता जो आपको पसंद न हो। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगोगी, तभी हम सच्चे पति पत्नी बन सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। उसने अपने लिखे तीनों पत्रों को बार-बार देखा, फिर पहले पत्र पर रुक गया, पछतावा करने लगा और सोचने लगा कि आखिर उसमें सबसे ईमानदार पत्र लिखने का साहस क्यों नहीं था। चौथे पत्र की कुछ हद तक निराशाजनक शुरुआत के बारे में सोचते हुए वह एक भोले-भाले युवक की तरह चिंतित होने लगा। क्या इसे देखकर वह निराश होगी? क्या वह दुखी होगी? क्या वह गलत समझ सकती है? जितना ज्यादा वह सोचता गया, उतना ही ज्यादा वह उलझन में पड़ गया। अचानक बिस्तर से उठ बैठा, उससे मिलने के इरादे से, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचा, तो उसे अंदर जाने में इतनी शर्म महसूस हुई कि वह वापस लौट आया। फिर अचानक उठकर बैठ गया, दरवाजे तक गया और फिर वापस मुड़ गया। अंत में वो खुद को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या वह पागल हो गया था? वो पहले कभी किसी के प्रति इतना दीवाना कब हुआ था? नहीं, उसे खुद को सोने के लिए मजबूर करना होगा। कंबल के नीचे उसका दिमाग उसके नियंत्रण से बाहर था। वो सुबह होने तक करवटें बदलता रहा। उस रात चुक्सिया को बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि उसने उसकी भावनाओं को समझ लिया था और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था, जिससे वह अस्थायी रूप से उन सभी चीजों को करने से बच सकी जो उसे नापसंद थीं। अपनी शुरुआती शिकायतों के बाद वह निश्चिंत होकर सो गई। सुबह की पहली किरणें कमरे में पड़ते ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर अचानक हाँ कहते हुए उठ बैठी और अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से ग्रुप लीडर चोंगजी को घूरते हुए बोली, क्या आप पांडा को इतना पसंद करते हैं कि उनकी पूरी नकल करने लगे? बड़ी बहन, क्या हम थोड़ी और निर्दय हो सकती हैं? समूह प्रमुख टोंगजी की भौहें अनायास ही फड़क उठी। उन्होंने अपना गला साफ किया और बुदबुदाते हुए कहा, जल्दी करो और हाथ मुंह धो लो, हम जल्दी अंकल जिन के घर जा रहे हैं।
ठीक है। चुक्सिया तेजी से बिस्तर से उठी, ग्रुप लीडर टोंगजी को फिर से देखा और सहानुभूति से उनके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, अगली बार जब आपके मन में कुछ हो तो उसे अपने तक ही सीमित मत रखना। आप मुझसे पहले से ही उम्र में बड़े हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप और भी बूढ़े दिखने लगेंगे। अगर हम साथ साथ चलें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर लोग आपको मेरे पिताजी समझ लें। जल्दी करो और हाथ धो लो। हाँ। चुक्सिया झटपट बाथरूम में कूद गई और गुस्से में भरे ग्रुप लीडर टोंगजी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, असल में अब आप बूढ़े नहीं लगते, आप मेरे चाचा जैसे दिखते हैं। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया, जिससे झो मिकांग भयभीत होकर पीछे छूट गया और उसके शरीर से धूल के कण झड़ने लगे। कुछ क्षण बाद उसने सहजता का नाटक करते हुए दर्पण के सामने खड़ा हो गया, जारी रहेगा। अगर आपको यह 315 अध्याय 223 मुझे वो पसंद है, पहली रात्रि की पहरेदारी आ गई है, एक पहरेदारी बाकी है, मैं इसे कल दोपहर तक पूरा कर लूंगा। योजक चिन्ह। जब लिन चुक्सिया बड़ों का अभिवादन करने के लिए नीचे आई तो लिन यांकियो का रवैया उसके प्रति स्पष्ट रूप से कहीं अधिक ठंडा था। उसकी निगाहें लंबे समय तक चुक्सिया पर टकटकी लगाए हुए थीं। चुक्सिया को ये बात समझ में आ गई थी कि दूसरा व्यक्ति किसी बात की पुष्टि कर रहा है, इसलिए जब उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति ने अपनी नजरें हटा ली तो उसे निराशा हुई और उसके दिल में भी वैसे ही अवर्णनीय निराशा की भावना उत्पन्न हुई। लिन यांकियो की उसके प्रति दयालुता उसके बेटे के प्रति प्रेम से प्रेरित थी, इस बात से चुक्सिया हमेशा से अवगत थी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में उन्हें सचमुच स्वीकार कर लिया जाएगा और परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाएगा। झो मिकान के बिना झो परिवार के सदस्यों की नजरों में उसका क्या महत्व रह जाएगा। उसे तर्क समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसे लगा कि वो बेवजह ही हंगामा कर रही है। ये सर्वविदित तथ्य है कि सास और बहू एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होती हैं। अगर झो मिकान की परिस्थिति असामान्य न होती तो सास होने के नाते लिन यांकियो शायद उसे स्वीकार करने वाली आखिरी व्यक्ति होती। तो वह किस बात का शोक मना रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच खुद को इतना अनमोल समझती हो कि पूरे परिवार को उसका बहुत सम्मान करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वह बहुत लंबे समय से आरामदेह जीवन जी रही थी और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गई थी। चुक्सिया ने तुरंत अपनी मानसिकता को समायोजित करते हुए अपना संयम बनाए रखा और बाकी सभी के साथ नाश्ता समाप्त किया। चॉपस्टिक नीचे रखने के बाद सभी लोग उदास होकर बैठ गए। बूढ़े मास्टर झो ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिन्हें काम करने की जरूरत है वे काम पर जाएं, जो भी करना पड़े करें। फिर उन्होंने झो मिकांग की ओर मुड़कर कहा, मिकांग, तुम और चुक्सिया ने अभी तक अपनी वैवाहिक छुट्टी पूरी नहीं की है। अपने सास ससुर को वापस ले जाओ और फिर कुछ दिनों तक वहीं रुककर वापस आ जाओ। स्पष्ट रूप से वह उम्मीद कर रहा था कि झो मिकांग इस बहाने का इस्तेमाल कुछ समय के लिए सुर्खियों से दूर रहने के लिए कर सकती है। दादाजी, अब जब उन्होंने हमारे परिवार के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, परिणाम वही होगा। इसलिए मैं इस समय अपने ससुर के घर नहीं जा सकती। झो मिकांग रुकी, फिर बोली, चुक्सिया और मैं पहले अंकल जिन के घर जाएंगे, फिर पैतृक घर जाएंगे। हम अपने सास ससुर को वापस भेजने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम करेंगे। लिन यांकियो की भौहें तन गईं, तुम्हें जिंग परिवार के पास जाने की क्या जरूरत है? माँ, इस समय चुक्सिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एकमात्र व्यक्ति अंकल जिंग ही है। तुम और बाकी सब, शियाओ युबेन तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा, लेकिन चुक्सिया के लिए वो जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो मेरी अनुपस्थिति में उसकी रक्षा कर सके। लिन यांकियो ने एक पल के लिए चुक्सिया को घूरा और फिर झो मिकांग की ओर देखते हुए आह भरी, लाओसान, मैं इतने सालों से आपकी शादी का इंतजार कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं चाहता कि तुम हमेशा अविवाहित ही रहो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? झो जिंगपिंग ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, क्या कल सब कुछ साफ नहीं हो गया था? पिछली घटना के बिना भी जियाओ परिवार इस अवसर को नहीं चूकता। वे इस अवसर को नहीं चूकते, लेकिन वे अपना पूरा ध्यान मिकांग पर भी केंद्रित नहीं करते। तुम, झो जिंगपिंग इतना गुस्से में था कि उसका हाथ कांप रहा था, तुम ही तो इस शादी को करवाने के लिए इतने उत्सुक थे, है ना? क्या कल सब कुछ ठीक नहीं था? एक रात की नींद के बाद आप बिल्कुल अलग इंसान की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसके बारे में सोचता रहा और जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता गया उतना ही मुझे पछतावा होता गया। अगर मैं इतना जिद न करता तो मिकांग किसी महिला से शादी करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों होता? अगर ऐसा ना होता तो हम शियाओ परिवार की जवाबी कार्रवाई को कैसे उकसाते? अंत में ये सब मेरी गलती होगी। लिन यांकियो ने चुक्सिया की ओर देखा, चूंकि तुम लाओसान से शादी करने को तैयार नहीं हो तो बेहतर होगा कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर अलग हो जाएं। इससे उसे मानसिक शांति मिलेगी और आपको भी अधिक आराम मिलेगा। चलिए इसे अब यहीं खत्म करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, सारा दोष उसी पर आ गया। चुक्सिया ने मन ही मन आह भरी और गंभीरता से लिन यांकियो की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, झो मिकांग ने पहले ही बोल दिया, माँ, बात सिर्फ इतनी है कि मैं अल्डर जिंग से मदद मांगने जा रही हूँ और आप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना? इसके लिए आपको इतने सारे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। लिन यांकियो ने झट से अपना सिर हिलाया, अगर आप ओल्ड जिंग की मदद नहीं भी मांग रहे होते तो भी मैं यही कहती। फिलहाल मुझे सच में लगता है कि चुक्सिया आपके लिए उपयुक्त नहीं है। वैसे भी आपने अभी तक शादी को पूरा नहीं किया है। माँ, झो मिकांग ने गुस्से से चिल्लाते हुए लिन यांकियो को घूर कर कहा, लगता है आप नहीं चाहती कि मैं भविष्य में इस घर में वापस आऊं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मेरा मतलब वो नहीं था। घबराहट में लिन यांकियो ने ये बात कह दी थी और अब उसे एहसास हो गया था कि पूरे परिवार के सामने ऐसी बात कहना कितना अनुचित था। अपने बेटे के गुस्से से डरकर उसने जल्दी से समझाया, मिकांग, माँ पर गुस्सा मत करो। शाओ युवेन द्वारा तुम्हें फंसाए जाने के विचार से मैं इतना चिंतित हूँ कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बेतुकी बातें की। चुक्सिया, मुझसे भी नाराज मत हो, मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। बात बस इतनी है कि सब कुछ संयोगवश हो गया और मैं सचमुच नहीं चाहता कि आप दोनों में से किसी को भी चोट लगे, इसलिए मैंने ये सुझाव दिया था। चलो चलते हैं, उससे बहस करने में समय बर्बाद मत करो। झो मिकांग ने चुक्सिया को दरवाजे की ओर खींच लिया। रुको, चुक्सिया ने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा, मुझे कुछ शब्द कहने दो, ठीक है? झो मिकांग ने सिर हिलाया, उसका हाथ पकड़े रखा लेकिन छोड़ा नहीं। उसके जिद्दी स्वभाव को जानते हुए चुक्सिया ने केवल उसे अपना हाथ पकड़ने दिया और झो परिवार के बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, यह शादी शुरू में जिस भी कारण से तय हुई हो, अब यह इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ और मुझे विश्वास है कि वह भी चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। मिकांग की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। उसने सचमुच कह दिया कि वो उसे पसंद करती है। क्या यह मजाक था? इस समय तक चुक्सिया की निगाहें गंभीरता से उसकी ओर मुड़ चुकी थी। मैं गंभीर हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद अभी पूरी तरह से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। उसका निर्णायक उत्तर मिलने के बाद मिकांग को अपने दिमाग में खुजली महसूस हुई और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी।
वो कुछ कहना चाहता था लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका, और हालांकि वो उसे गले लगाना चाहता था, उसका शरीर मानो किसी सुई चुभने से सुन्न हो गया था और वो हिल नहीं पा रहा था। अच्छा, सचमुच मेरे झो परिवार की सदस्य। पहली बार बूढ़ी झो के चेहरे पर चुक्सिया को देखकर मुस्कान आई। चलो जिंग परिवार चलते हैं। खड़े होते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि बूढ़े जिंग और उनकी पत्नी तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार कर लें। अगर उन्होंने इनकार करने की हिम्मत की तो मैं उल्ट जिंग के कान मरोड़ दूंगा। बातचीत के दौरान बूढ़ी मैडम झो तेजी से चुक्सिया के पास गईं, उसे मिकान के हाथों से ले लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दादी तुम्हारे साथ हैं। चुक्सिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ी मैडम झो, जो हमेशा उसे नापसंद करती हुई प्रतीत होती थी, उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगी। जब उसने दूसरे को दरवाजे से बाहर ले जाने दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रही हो। आधे रास्ते में ही उसे होश आया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मिकान बाहर नहीं आई थी। दादी, मिकान नहीं आई है, उसने तुरंत याद दिलाया। रीढ़ विहीन बूढ़ी मैडम झो ने शाप दिया, लेकिन वो हंसे बिना और सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। चुक्सिया, मिकान तो बस कागज का शेर है। इस जीवन में वो तुमसे पीछे रह जाएगा। क्या कोई अपने पोते के बारे में इस तरह बात करता है? चुक्सिया ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, दादी, क्या हमें वापस जाकर उसे बुलाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, बूढ़ी मैडम झो ने सिर हिलाते हुए कहा, जब उसे अकला जाएगी तो वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। वो मूर्ख नहीं है, उसे पता होगा कि हमें कहाँ ढूंढना है। बूढ़ी मैडम झो की बातें सुनने के बाद चुक्सिया को एहसास हुआ कि दुनियादारी में माहिर मिकान उनकी बातों से इतना स्तब्ध नहीं हो सकता कि वह अभी तक उबर न पाया हो। शायद वह इस मौके का फायदा उठा रहा था जब वो और बूढ़ी औरत बाहर जा रही थी, ताकि वह झो परिवार के सदस्यों के सामने या अधिक सटीक रूप से लिन यांकियो के सामने अपनी बात रख सके। उसका अनुमान गलत नहीं था। जब बूढ़ी महिला झो उसे दरवाजे से बाहर खींचकर ले गई तो मिकान को होश आ गया था, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागा। इसके बजाय उन्होंने झो परिवार के सदस्यों को गंभीरतापूर्वक घोषणा की कि लिन चुक्सिया अब उनकी पत्नी मिकान है और यह बात तय हो गई है। शाओमी, लिन यांकियो ये जानते हुए कि उसका बेटा उससे नाराज है, उसे एक तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए बोली, माँ जानती है कि मुझे अभी उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ज्यादा सोचने के लिए दोष मत देना। शाओमी, आपने उसकी सहमति से शादी की और हमने आवश्यक औपचारिकताओं में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी वह आपके साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगी। मैं खुद को इस बात के लिए राजी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसका कोई गुप्त मकसद नहीं था। मिकान ने उस पर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुमने उससे बात नहीं की? क्या आपको जवाब नहीं पता? क्या उसने तुम्हें बताया? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद देखा है। मिकान ने लिन यांकियो की ओर हल्के से देखा। माँ, मुझे मूर्ख मत समझो। मुझे ठीक ठीक पता है कि आपने क्या किया है, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, क्योंकि आप वास्तव में मेरी परवाह करती हैं, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आपने उस पर दबाव नहीं डाला। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब से तुम गड़बड़ करना शुरू करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शाओमी, लिन यांकियो ने भौहें चढ़ा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस बारे में सोचने पर उसे लगा कि वो एक सैनिक है और इस कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद शायद वह हर समय उसके साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना और अपनी माँ से अपनी बेटी की तरह व्यवहार पाना उसके लिए आवश्यक था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिकान ने शायद ही कभी समझाया, वो वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। उसने अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या? लिन यांकियो की आंखें चौड़ी हो गईं। बेटे, तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी माँ की प्रतिक्रिया देखकर मिकान समझ गया कि उसके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। अपने बड़े भाई के उदाहरण को देखते हुए उसकी माँ ने जल्दबाजी में ही निष्कर्ष निकाल लिया। मिकान ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि मैंने उससे कहा था कि जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। उसे किसी भी बात पर परेशान मत करो। ओह, लिन यांकियो ने राहत की सांस ली। वो तो डर ही गई थी। अगर उसका बड़ा बेटा ऐसा निकला और छोटा भी वैसा ही रहा तो उसे नहीं पता था कि उसमें आगे बढ़ने का साहस होगा या नहीं। मिकान, तुम्हें चुक्सिया को भी समझाना चाहिए कि माँ उसे पसंद करती है। बस बात यह है कि एक आह भरने के बाद लिन यांकियो ने आगे कहा, मैंने चिंता के कारण बिना सोचे समझे बोल दिया। उसे कहो कि वह इसे दिल पर न ले। माँ, शियाओ परिवार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चिंता मत करो। मिकान ने उसे थपथपाकर दिलासा दिया और जाने के लिए मुड़ गई। रुको, बूढ़ी मास्टर झो ने उसे पुकारते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिकान का चेहरा उतर गया। दादाजी, इतना बड़ा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने चुशिया को ही चुना है तो दादा होने के नाते मुझे अपनी पोती को पर्याप्त सम्मान देना होगा। बूढ़ी मास्टर झो ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अब और संकोच मत करो। चलो चलते हैं, नहीं तो दादी फिर से नाराज हो जाएंगी। जारी रहेगा। 316 अध्याय 224 आसनापदा 316 अध्याय 224 आसनापदा। क्या मुझे भी जाना चाहिए? अपने माता पिता दोनों के समर्थन में आने से झो जिंगपिंग अब और चैन से नहीं बैठ सकता था। कोई जरूरत नहीं, बूढ़ी मास्टर झो ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप जो करना चाहते हैं वो करें। शामी और चक्सिया की तरफ से आपकी माँ और मैं यहाँ मौजूद हैं। फिर उन्होंने लिन यांकियो की तरफ देखा जो थोड़ी असहज लग रही थी। बड़ी बहू, चिंता मत करो, बात इतनी गंभीर नहीं है। पिताजी, मैं कोशिश करूंगी। लिन यांकियो ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वह बेशक आराम करना चाहती थी, लेकिन अचानक बेहोशी के कई मामले अपनी आंखों से देखने के बाद वह ऐसा कैसे कर सकती थी? काला और सफेद दोनों ही विजेता के हाथ में हैं। वो सोच रही थी कि क्या झो परिवार पिछली बार की तरह भाग्यशाली हो पाएगा। उसने इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा कि झो परिवार का हर सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहे। जीवन के अनगिनत उतार चढ़ावों ने उसे यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि जीवित और स्वस्थ रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी बहू के प्रति उसकी भावनाएं उसे पूरी रात परेशान करती रहीं और अंततः उसने उसी के अनुरूप कार्य किया। लेकिन उसके विचारों को सही मायने में कौन समझ सकता था? उस छोटी लड़की की निराशा से वह अनजान नहीं थी, लेकिन उसने स्नेहवश ऐसा किया था, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी भावनाओं को समझ पाएगी और यह उम्मीद करते हुए कि चीजें उतनी बुरी नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। ज्यादा मत सोचो, यह इतनी गंभीर बात नहीं है। अचानक कंधों पर पड़े अतिरिक्त भार ने लिन यांकियो को वास्तविकता में वापस ला दिया। झू जिंगपिंग की चिंतित आंखों से नजरें मिलाते हुए उसने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है। झू जिंगपिंग समझ गया कि वह अपनी भाभी लिन यानरू की स्थिति के बारे में सोच रही है। उसने गहरी सांस ली और कहा, बच्चे समझ जाएंगे। दूसरे चाचा झो गैंगपिंग और दूसरी चाची लियांग शियाओहोंग भी लिन यांकियो को सांत्वना देने आए, जबकि युताओ, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, ने झो जिकान को हल्के से धक्का देते हुए पूछा, माँ को क्या हुआ है? कुछ नहीं। झो जिकान ने इस बारे में और कुछ कहना नहीं चाहा। उसे टालते हुए उसने समय देखा और कहा, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। दादाजी सही कह रहे हैं, जीवन अपने आप चलता रहता है और अभी तो ये सिर्फ हमारी अटकलें हैं। शायद हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने दिखते हैं। बड़े भाई, आप बस खुद को धोखा दे रहे हैं। दूसरे चाचा झो के बेटे झो झोकॉन ने गुस्से से कहा और खड़े हो गए। शाओ युबिन के स्वभाव को देखते हुए अब जब उसे मौका मिला है तो क्या वह झो परिवार को बख्श देगा?
मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। झू झोंगकॉन्ग बीजिंग विश्वविद्यालय के चीनी विभाग में कनिष्ठ छात्र थे और उन्हें कल एक बैठक से घर बुलाया गया था। वो आमतौर पर घर नहीं आते थे। झू जिकान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस चचेरे भाई का वर्णन कैसे करे। कभी कभी तो उसे ये भी लगता था कि झू झोंगकॉन्ग को दूसरी चाची लियू लिंगमई का बेटा होना चाहिए था। दूसरे चाचा और दूसरी चाची हमेशा दादा दादी के साथ पुराने पारिवारिक घर में रहते थे। झू झोंगकॉन्ग साल में कुछ ही बार उनसे मिलने आते थे। उसका छोटा भाई भले ही भावहीन प्रतीत होता हो, लेकिन परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले आगे आएगा, इस बात पर उसे पूरा विश्वास था। लेकिन झू झोंगकॉन्ग अलग थे। वे हमेशा खुद को झू परिवार से बाहर का व्यक्ति मानते थे और उन्होंने हमेशा दूसरे चाचा और दूसरी चाची के वहां रहने के विचार का विरोध किया था। यह विशाल पारिवारिक परिसर झू परिवार को तब आवंटित किया गया था जब पुराने मास्टर झू सत्ता में थे। तकनीकी रूप से जब ओल्ड मास्टर सेवानिवृत्त हुए थे तब इसे वापस ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन संयोगवश उनके पिता राजधानी में कमांडर के पद तक पहुंच गए थे, जिससे परिवार घर को अपने पास रखने के योग्य हो गया था, इसलिए वे वहां रहना जारी रखते रहे। हालांकि झू झोंगकॉन्ग के विचार में यह उधार के समय पर जीने के समान था। यदि उनके माता पिता, दूसरे चाचा और दूसरी चाची के बीच अच्छे संबंध और झू झोंगकॉन्ग के स्वभाव की समझ न होती तो इससे महत्वपूर्ण मतभेद उत्पन्न हो सकता था। क्या आप यहाँ से जाने की योजना बना रहे हैं या नहीं? जब झू जिकांग अभी भी अपने जटिल विचारों में डूबा हुआ था, तब तक झू झोंगकॉन्ग चारों बुजुर्गों के पास पहुंच चुका था और दूसरे चाचा झू और दूसरी चाची झू को भावहीनता से देखते हुए बोला, मेरा घर पहले ही बढ़ चुका है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। खैर, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। बोलने के बाद दूसरे चाचा झू और दूसरी चाची झू की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और ऊपर चला गया। कुछ ही देर में वह एक बड़ा काला डफल बैग लिए नीचे आया और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल गया। तुम यहीं रुक जाओ। दूसरे चाचा झू चौंक गए और संभलने में कुछ समय लगा, फिर गुस्से से चिल्लाए, अरे विद्रोही बेटे, इस समय तुम झू परिवार के साथ विश्वासघात करना चाहते हो। विश्वासघात किसे कहते हैं? झू झोंगकॉन्ग ने पलटकर अपने पिता को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी झू परिवार की शान का आनंद नहीं लिया है। आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह पूरी तरह से मेरे अपने प्रयासों का परिणाम है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप में से हर कोई झू मिकान की रक्षा क्यों करता है। क्या किसी महिला द्वारा छोड़े जाने पर पुरुष सहानुभूति का पात्र होता है? एक वयस्क व्यक्ति जो वर्षों से आत्महत्या करने के विचार रखता है और एक महिला के कारण दुखी है, मुझे ये शर्मनाक लगता है, भले ही उसे न लगे। ठीक है, उसने कसम खाई थी कि वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर क्या? किसी खूबसूरत महिला को देखते ही वो किसी और से ज्यादा जल्दी शादी कर लेता है। अगर वह न होते तो क्या झू परिवार को ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ता? हाँ, दादाजी ने कहा, अगर लिन चुक्सिया बीच में नहीं भी होती तो भी शियाओ परिवार हमें ही निशाना बनाता। ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इतनी जल्दी नहीं हुआ होता। ये भलीभांति जानते हुए कि सारी मुसीबतें उसी से शुरू हुई थी, अब इस संकट से निकलने का रास्ता खोजने के बजाय पूरा परिवार उसकी झगड़ालू पत्नी की रक्षा करने में व्यस्त है। उसका क्या अर्थ निकलता है? मैं इस परिवार से बेहद निराश हूँ। आप सब उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं। इसके अलावा मैं एक बयान जारी करूंगा जिसमें ये घोषणा करूंगा कि अब से मेरा झू परिवार से कोई संबंध नहीं है। स्मैक! झू गैंगपिंग बेहद क्रोधित हो गया। वह आगे बढ़ा और उसने झू झोंगकॉन्ग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अपने बेटे पर दया करते हुए लियांग शियाओहोंग जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। चलो शांति से इस बारे में बात करते हैं। बच्चे को क्यों मार रहे हो? क्या तुमने सुना उसने अभी क्या कहा? झू गैंगपिंग की ठुड्डी कांप उठी। झू झोंगकॉन्ग, बोलने से पहले सोचो। आपका क्या मतलब है कि आपको झू होने से कोई लाभ नहीं हुआ? अगर आप झू परिवार से नहीं होते, अगर आप इस परिवार के सदस्य नहीं होते, तो आप कॉलेज जाने या घर खरीदने की बात भी नहीं कर रहे होते, खेती के लिए तो आपकी जरूरत भी नहीं होती। बेहद क्रोधित झू गैंगपिंग ने गालियों की बौछार कर दी। लिन यांकियू, जो पहले तो कुछ गुस्से में थी, अचानक ये तय नहीं कर पा रही थी कि हंसे या रोए। हालांकि झू परिवार वास्तव में प्रतिष्ठित और धनी था, लेकिन झू भाइयों का शैक्षिक स्तर उच्च नहीं था, जिसके कारण तनाव में आकर उन्होंने हिंसक व्यवहार किया। देखो तो जरा, ये कैसी हरकत है? झू झोंगकॉन्ग ने तिरस्कारपूर्वक झू गैंगपिंग की ओर देखा। सिर्फ मारपीट ही नहीं, गाली गलौज भी करते हो। झू परिवार की ऐसी हालत में भी तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो? झू गैंगपिंग ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। निकल जाओ। झू परिवार को तुम्हारे जैसे वंशज की जरूरत नहीं है। झोंगकॉन्ग, देखो तुमने अपने पिता के साथ क्या किया है। क्या तुम ठीक से बोल भी नहीं सकते? लियांग शियाओहोंग ने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और कहा, माँ जानती है कि तुम बस घबराए हुए हो और बकवास कर रहे हो। अपने पिता, चाचा और चाची से तुरंत माफी मांग लें। जल्दी करो। माँ, मुझे छोड़ दो। झू झोंगकॉन्ग ने उदासीन भाव से अपना हाथ छुड़ा लिया और झू गैंगपिंग को बिना किसी खुशी या दुख के देखते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैंने आपके थप्पड़ और लात चुपचाप सहन किए, लेकिन आपने हमारे बीच के सभी स्नेह के बंधन भी मिटा दिए हैं। अब से तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। फिर उसने लियांग जियाओहोंग की तरफ देखा, अगर तुम अभी मेरे साथ चली जाओगी तो भी तुम मेरी मां रहोगी। अगर आप यहीं रुकने का फैसला करते हैं तो बाद में आपका जो भी हश्र होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। झू जिकांग ने झू झोंगकॉन्ग को रोकने के लिए आगे बढ़कर कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने यह बात कल क्यों नहीं कही? आपने लाओसान के सामने अपना अधिकार क्यों नहीं दिखाया? जारी रहेगा। यदि आपको 317 अध्याय 225 प्रत्येक उड़ान 2 अध्याय 1 में 2 पोस्टों को मिलाकर प्रिय पाठकों नुआन के सदा पुरस्कृत करने वाले भावुक प्रेम के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। टिल्डा। झू झोंगकॉन्ग कल दोपहर लौट आए थे। रात के खाने के दौरान उन्होंने उत्साहपूर्वक झू मिकान का अभिवादन किया, उन्हें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी और बताया कि वे शादी में क्यों शामिल नहीं हो सके। वे एक प्रोफेसर के साथ दूसरे प्रांत में एक महत्वपूर्ण अकादमिक सेमिनार में जा रहे थे और भारी बारिश के कारण परिवहन बाधित हो गया था। ये जानते हुए कि उसके शब्द महज एक बहाना थे, झू मिकान ने उसे बेनकाब नहीं किया। इसके बाद झू झोंगकॉन्ग ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह एक अदृश्य व्यक्ति हो। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक रात के बाद वह इस तरह का शख्स बन जाएगा। झू जिकांग के गुस्से भरे सवालों का सामना करते हुए झू झोंगकॉन्ग न केवल लज्जित नहीं हुआ बल्कि उसने व्यंग्य करते हुए कहा, उस असभ्य बर्बर से समझदारी की बात करो। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लियांग जियाओहोंग, जो विनम्रतापूर्वक मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही थी, ने अविश्वास से अपने बेटे की ओर देखा और कहा, झोंग, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने जो कहा वह सच नहीं है? सब लोग उससे डरते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी डरना पड़ेगा? झू झोंगकॉन्ग ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ इसलिए कि एक औरत ने उसे छोड़ दिया, सबको उसकी चापलूसी और लाड़ प्यार करना पड़ेगा। थप्पड़। झू गैंगपिंग ने झू झोंगकॉन्ग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, निकल जाओ। आज मैं अखबार में विज्ञापन देकर तुम्हें अपना मानने से इनकार कर दूंगा। अब से तुम अपना रास्ता खुद चुनो और झू परिवार के साथ जो कुछ भी होता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
पिताजी, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। झो झोंककॉन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने होठों के कोने से खून के निशान पोंछे और झो गैंगपिंग को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे पालने पोसने के आपके एहसान का मैं बदला चुकाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। झो गैंगपिंग दर्द से भरी आंखों से मुंह फेरकर दूसरी तरफ मुड़ गया। उन्हें हमेशा से पता था कि उनका बेटा अलग थलग रहता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना निर्दयी भी होगा। आखिरकार ये वही बेटा था जिसे उन्होंने खुद पाला पोसा था। उसे बिना पीछे मुड़े जाते देख लियांग शियाओंग अचानक टूट गई, अपने कदम तेज किए और झोंग झोंककॉन को पकड़कर बोली, झोंग झोंग झोंग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे, इसलिए वो बस उसका नाम पुकारती रही। माँ, झो झोंककॉन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं स्कूल के पारिवारिक आवास में रहता हूँ। और वह रुका, फिर बोला, मेरी शादी भी होने वाली है। अगर आपके पास समय हो तो आप आ सकते हैं। शादी कर रहे हो? लियांग शियाओंग ने तुरंत रोना बंद कर दिया, जल्दी से अपने आंसू पोंछे और घबराकर पूछा, झोंग, तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये लड़की कौन है? बोलते हुए उसने चुपके से झो गैंगपिंग और उसकी पत्नी झो जिंगपिंग की ओर देखा। जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। झो झोंककॉन ने लियांग शियाओंग के हाथों को खुद से छुड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी याद आई तो तुम भविष्य में मुझसे मिल सकते हो। मुझे अब वापस स्कूल जाना होगा। उसे जाने दो। झो गैंगपिंग दहाड़ते हुए दरवाजे की ओर एक किताब फेंक दी। झो झोंककॉन ने अपना सिर झुकाकर उसे चकमा दिया और बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर निकलने से पहले झो गैंगपिंग पर भावहीन नजर डाली। झोंग, लियांग शियाओंग रोते हुए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन झो गैंगपिंग भावहीन होकर चिल्लाया, अगर तुम उससे चिपकी रहोगी तो तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी। लियांग जियाओंग अनायास ही अपने कदम रोककर पीछे मुड़ी और अपने पति को दुख भरी निगाहों से देखते हुए बोली, वह अब भी मेरा ही एक हिस्सा है, तुम्हारा खून और मांस है। अगर हम विज्ञापन भी दे दें तो क्या वह सचमुच आपका बेटा नहीं रह जाएगा? क्या खून के रिश्ते को यूं ही नकारा जा सकता है? झो गैंगपिंग ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा, वह है जो झो परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता, न कि मैं उसे बर्खास्त कर रहा हूँ। मैं उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। आपका बेटा चाहता है कि मैं ये करूँ। वह अभी भी बच्चा है। अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया है तो क्या हमें उसे वापस सही रास्ते पर नहीं लाना चाहिए? 25 साल की उम्र में भी क्या वह बच्चा है? झो गैंगपिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसकी शादी हो रही है, फिर भी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किससे शादी कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? ये लियांग जियाओंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिससे वह शादी कर रहा है वो हमारा शत्रु है। मुझे ये बात उसके बताए बिना ही पता थी। आपको क्या लगता है कि वो हमसे संबंध तोड़ने के लिए इतना उत्सुक क्यों था? मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे पक्ष की शर्त ये रही होगी कि वो उसे अपने परिवार में शादी करने की अनुमति दे और इसके लिए उसे झो परिवार से सारे संबंध तोड़ देने होंगे। अपने भविष्य और हितों की खातिर एक नाजुक क्षण में वह अपने परिवार के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करता। यही वो काम है जो आपके सगे बेटे ने किया है। अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की होती तो क्या मैं सचमुच उसे रोक पाता? हमारा झो परिवार कभी भी अनिच्छुक व्यक्ति पर दबाव नहीं डालता। मैं झो गैंगपिंग झो परिवार का सदस्य हूँ और निश्चित रूप से मैं झो परिवार के नियमों का पालन करता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने झो जिंगपिंग और उनकी पत्नी लिन यांकियू की ओर मुड़कर कहा, बड़ी भाई, बड़ी भाभी, अपने बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा न दे पाने की गलती एक पिता की होती है। मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। दूसरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? झो जिंगपिंग आगे बढ़ा और उसे सहारा देते हुए बोला, बच्चा छोटा है, कुछ बातें न समझना स्वाभाविक है। चिंता मत करो, एक दिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वह वापस लौट आएगा। 318 अध्याय 225 प्रत्येक मक्खी 2 इन 1 अध्याय अंडरस्कोर 2। हाँ, हम उसे दोष नहीं देते। लिन यांकियू ने भी कहा। लियांग जियाओंग को पकड़ने के लिए आंगन में चलते हुए एक हल्की आह भरते हुए, भाभी, ज्यादा परेशान मत होइए। अभी तो सब लोग गुस्से में हैं, लेकिन एक बार यह मामला शांत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। भाभी, ये सब मेरी गलती है। मुझे हमेशा लगता था कि उसकी पढ़ाई लिखाई और ठंडा स्वभाव कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन किसे पता था कि यही उसे ऐसा बना देगा। लेकिन भाभी, मैं उसकी जन्मदाता माँ हूँ। चाहे वो कितना भी गलत क्यों न हो, मैं अब भी उसकी परवाह करती हूँ। लियांग जियाओंग फिर से रोने लगी। उसने ऐसा कौन सा स्वभाव विरासत में पाया है कि वो ऐसे काम करता है? वह भला घर में ही दामाद बनने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? उसने अविश्वास भरी निगाहों से झो गैंगपिंग की ओर देखते हुए कहा। झो गैंगपिंग ने एक दुख भरी आह भरी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम बस इंतजार करेंगे और देखेंगे। हाँ, वो इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उसका बेटा उसी तरह का व्यक्ति था, लेकिन एक बार कहना ही काफी था। इसे दोहराने की हिम्मत और सामर्थ्य उसमें नहीं थी। झो जिंगपिंग ने समय पर नजर डाली और झो गैंगपिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। मुझे अब जाना है। इस मैच में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। झो गैंगपिंग ने अनजाने में अपनी आवाज धीमी कर ली। भाई, क्या आपको कोई खबर मिली है? नहीं, झो जिंगपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। झो गैंगपिंग को अपने हमेशा हंसमुख रहने वाले भाई के इस तरह के रहस्यमय व्यवहार की आदत नहीं थी। जब दूसरा आदमी दरवाजे से बाहर निकलकर गायब हो गया, तब जाकर उसे होश आया। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और काम पर जाने के लिए अपना ब्रीफकेस उठाया। लियांग जियाओंग ने अपने आंसू पोंछे और लिन यांकियू की ओर देखते हुए कहा, भाभी, क्या मैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए ठीक दिखती हूँ? लिन यांकियू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एक दिन घर पर रहो और आराम करो। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी उनकी नौकरी जैसी है, जाने या न जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तब तक झो जिकांग अपना ब्रीफकेस लेकर नीचे जा चुका था और काम पर जाने से पहले उन दोनों को अलविदा कह चुका था। पलक झपकते ही घर में केवल 3 महिलाएं ही बची थीं। लिन यांकियू दीवार पर लगी घड़ी को घूर रही थी, उसका मन कहीं और खोया हुआ था। जब लगभग 8:30 बज रहे थे, तब जाकर बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर बूढ़ी मास्टर झो, बूढ़ी मैडम झो और झो मिकांग चुक्सिया के साथ बातें करते और हंसते हुए अंदर आए। सभी के भाव देखकर लिन यांकियू का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। कैसा रहा? और क्या हो सकता है? बूढ़ी मैडम झो ने उसकी ओर देखा। हम पहले ही उनके दरवाजे पर जाकर पूछ चुके हैं। वे मना करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? आप निश्चिंत रहें, अगर झो परिवार को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वे हमारे साथ खड़े रहेंगे। लाओसान की पत्नी को पहले से ही जिंग परिवार की पोती माना जाता है। सम्मान समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा और हमने अपने आंगन से कई बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया है। शामी ने रिश्तेदारों को लेने के लिए पहले ही एक कार का इंतजाम कर दिया है और उनके आने के बाद हम सब साथ में चलेंगे। चुक्सिया के मन में लिन यांकियू के पिछले कृत्यों को लेकर अभी भी द्वेष था, इसलिए अंदर आते ही उसने बस मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया और कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। यह अच्छा है, यह अच्छा है। लियांग जियाओंग ने राहत की सांस ली। उसी समय अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उसका दिल फिर से दुख से भर गया। पापा, मम्मी, झोकॉन्ग और उसके पापा के बीच अभी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है।
जब लियांग जियाओहोंग सबको कहानी सुना रही थी, तभी लिन यांक्यू चुपके से चुक्सिया के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, चुक्सिया, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बेडरूम में आ सकते हो? ठीक है। आखिरकार यह महिला उसकी सास थी और भले ही चुक्सिया तैयार न हो, वह अभी उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके अलावा वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि दूसरा क्या कहने वाला है। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, झू मिकान ने उसे वापस खींच लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? चुक्सिया बहुत परेशान थी। क्या तुम देख नहीं सकते थे? आपकी माँ मुझसे अकेले में बात करना चाहती हैं। मैं और क्या कर सकता था? श्याओमी, मुझे चुशिया से कुछ बात करनी है। लिन यांक्यू ने धीरे से आह भरी, क्या तुम मुझ पर बस एक बार भरोसा कर सकती हो, प्लीज? बाद में आप चुक्सिया से पूछ सकते हैं कि मैंने क्या कहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह सही नहीं है, तो अब से आप मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है? झू मिकान अभी भी चुक्सिया का हाथ पकड़े हुए था और उसने हाथ नहीं छोड़ा। चुक्सिया, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैं इसे संभाल लूंगा। लिन यांक्यू तुरंत पत्थर की तरह जम गई। बेटे, क्या तुम अपनी माँ को थोड़ी इज्जत दे सकते हो? क्या आप अपनी पत्नी को खुलेआम यह नहीं कह रहे हैं कि उसे अपनी माँ की बात सुनने की जरूरत नहीं है और उसे जो चाहे वो करना चाहिए? सम्मानित महसूस करना वाकई अद्भुत था। चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं थोड़ी देर में माँ के साथ आती हूँ, इससे कोई देरी नहीं होगी। फिर उसने अभी भी अचंभित लिन यांक्यू को ऊपर उठाया और कहा, माँ चलो चलते हैं। कमरे में बैठने के बाद लिन यांक्यू थोड़ी शर्मिंदा सी लग रही थी। चुक्सिया, क्या अब तुम मुझे नापसंद करती हो? थोड़ा सा, चुक्सिया ने ईमानदारी से स्वीकार किया। 319 अध्याय 225 प्रत्येक मक्खी 2 इन 1 अध्याय अंडरस्कोर 3319 अध्याय 225 प्रत्येक मक्खी 2 इन 1 अध्याय अंडरस्कोर 3। उसका ऐसा जवाब सुनकर लिन यांक्यू की शर्मिंदगी दूर हो गई और उसकी जगह दिल से मुस्कुराहट आ गई। अगर मैं होती तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जब मेरी सास मुझसे सवाल करेगी तो मैं सच सच जवाब देने की हिम्मत कर पाऊंगी। चुक्सिया, मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत पसंद है और तुम्हारे प्रति मेरी पहले की पसंद बनावटी नहीं थी। ये सच है कि मैं शाओमी की शादी को लेकर चिंतित थी, लेकिन मैं सचमुच आपको नापसंद नहीं करती और मुझे झो परिवार की बहू के रूप में आप वास्तव में पसंद हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ और आपको शायद यह पाखंड लगे, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अचानक आपके प्रति अपना रवैया बदल दिया है। शुरू में तो मैं समझाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अचानक मेरे प्रति उदासीन हो गए हो, तो मैंने तुम्हें सच बताने का फैसला किया। आपको शायद पता होगा कि शाओमी की 4 मौसी हैं, लेकिन वास्तव में लिन परिवार में 5 बेटियां हैं। सबसे छोटी का नाम लिन यानरू था, लेकिन उसने 18 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली और इस दुनिया को छोड़ दिया। यानरू 5 बहनों में सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और कलात्मक थी और गायन और कविता पाठ दोनों में निपुण थी। उसके घर पर रहने से हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। जब मेरे माता पिता को दक्षिणपंथी करार दिया गया और श्रम के माध्यम से पुनर्शिक्षा के लिए भेजा गया, तो हमारा घर पल भर में स्वर्ग से नरक में डूब गया। ये स्थिति इतनी अचानक घटी कि मेरे माता पिता को कुछ भी व्यवस्थित करने का समय ही नहीं मिला। उस समय हम सभी बहनें पहले से ही शादीशुदा थी और जब मेरे माता पिता को ले जाया गया था तब केवल यानरू ही उनके साथ थी। यानरू को पकड़ने का नेतृत्व करने वाले रेड गार्ड को वह पसंद आ गई और वे उसे भी अपने साथ ले गए। फिर लिन यांक्यू का गला भर आया और वह आगे नहीं बोल सकी, लेकिन चुक्सिया ने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। निश्चित रूप से उस पवित्र लड़की को दरिंदों ने अपमानित किया होगा। वह दबाव सहन नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। पल भर में उसे ये भी समझ आ गया कि लिन यांक्यू का रवैया क्यों बदल गया था। उसे डर था कि वह लिन यानरू के नक्शे कदम पर चलेगी, इसलिए उसने सोचा कि वह इस तरह से जिंग परिवार की ओर खुद को आगे बढ़ाएगी। माँ, चुक्सिया ने अपराधबोध से भरी हुई लिन यांक्यू को कसकर गले लगाया। ये सब मेरी गलतफहमी थी। आज सुबह जब मैंने आपको उस हालत में देखा तो मुझे विशेष रूप से निराशा हुई। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती थी, फिर भी आप सिर्फ अपने हितों की परवाह करती हुई प्रतीत होती थी। ये सब मेरी गलती थी, माँ, मुझे माफ कर दो। नासमझ बच्ची, लिन यांक्यू रोते हुए बोली और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, तुम तो यानरू से भी ज्यादा सुंदर हो। माँ दोबारा उस तरह के बुरे सपने का सामना नहीं करना चाहती। जीत हो या हार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। क्या तुम समझ रहे हो? चुक्सिया ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। नासमझ बच्चे, तुम कैसे समझ सकते हो? उन लोगों की क्रूरता को आप भला कैसे समझ सकते हैं? लिन यांक्यू ने भारी नाक वाली आवाज में कहा, अगर झू परिवार के साथ कुछ भी गलत हुआ तो आप उनके लिए बलि का बकरा बन जाएंगे। जीपिंग और जियांगपिंग की शादी हो चुकी है, इसलिए उनके साथ ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। यू ताओ का परिवार स्थानीय है और अब जबकि उसकी शिकांग से शादी को 2 साल से अधिक हो गए हैं, तो वे उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। नासमझ बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बिना रक्षक के रहना कितना खतरनाक होता है। मेरी उम्र में मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन आप अभी भी खिलते हुए फूलों की उम्र में हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि आज सुबह माँ का आपको घूरना इस निराशा से प्रेरित था कि आपने शामी को अपना ग्राहक नहीं बनाया, लेकिन असल में माँ इसलिए निराश थी क्योंकि उन्हें डर था कि वे आपकी असलियत जान लेंगे और आप और भी ज्यादा पागल हो जाएंगे। तुम नादान बच्चे। माँ, उस पल चुक्सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लिन यांक्यू द्वारा सब कुछ खुलकर बताने से वह शर्मिंदा थी। इससे उसे काफी असहजता हुई। चुक्सिया, हम एक परिवार हैं और एक परिवार को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आखिरकार आप और माँ अभी भी एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अगर माँ इस बारे में कुछ नहीं बोलती हैं, तो ये बात हमेशा आपके दिल में एक गांठ बनकर रह सकती है। माँ सोच रही थी कि तुम्हें धीरे धीरे समझा देंगी, लेकिन लिन यांक्यू ने आह भरी, मुझे मानना पड़ेगा, शाओमी की तुम्हारे प्रति चिंता देखकर माँ को जलन हुई। मैं आपसे दूरी बनाए रखना नहीं चाहता, क्योंकि इससे शाओमी का मेरे प्रति रवैया और भी ठंडा हो जाएगा। सचमुच एक ईमानदार सास। हालांकि उसके कार्यों को समझा जा सकता है। झू मिकान के व्यक्तित्व को देखते हुए जिस समय वो लिन यांक्यू से दूरी बनाए हुए था, उस दौरान उसने निश्चित रूप से उसका पक्ष लिया होगा। इसलिए लिन यांक्यू जितना अधिक समय तक उसके प्रति उदासीन बनी रहेगी, उसे उतने ही अधिक समय तक अपने बेटे के बिना रहना पड़ेगा। वो लिन यांक्यू से मतभेद स्वीकार कर सकती थी, लेकिन अपने बेटे से इस तरह की बेरुखी दिखाना। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, लिन यांक्यू एक बेहतरीन माँ थी। वो अपने बेटे के प्रति अपने प्यार के कारण अपनी बहू से प्यार कर सकती थी और वास्तव में अपनी बहू के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रख सकती थी। वैसे जब तुम जिंग परिवार के घर गए थे, तो क्या झू शिनकिन ने तुम्हें परेशान किया था? लिन यांक्यू ने अचानक पूछा। नहीं, चुक्सिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। उसे अचानक इस शहर से जुड़ाव का एहसास हुआ। उसके चेहरे के भाव देखकर लिन यांक्यू भला कैसे नहीं समझ पाती। हालांकि उसे राहत महसूस हुई, लेकिन उसे थोड़ी जलन भी हुई। चुक्सिया, मैं शाओमी की जैविक माँ हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे भविष्य के पोते पोतियां और पोतियां मुझसे खून के रिश्ते से जुड़े होंगे और वे तुमसे भी खून के रिश्ते से जुड़े होंगे। तो इस हिसाब से हम दोनों खून के रिश्ते से भी जुड़े हुए हैं। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ के अलावा तुम्हारे सबसे करीब में हूँ, तुम्हारी सास।
झू झिनकिन को मेरे पीछे स्थान दिया जाना चाहिए। मम्मी, मुझे पता है। चुक्सिया ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी सास और उसकी धर्ममाता सचमुच सबसे अच्छी दोस्त और प्रतिद्वंद्वी थी। झू शिनकिन ने उसे यह सिद्धांत भी समझाया था, चुक्सिया, मैं तुम्हारी धर्ममाता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी जैविक माँ से बस थोड़ा ही कम रिश्तेदार हूँ। मैं हमेशा शामी के हितों से ऊपर आपके हितों को रखूंगा। आपकी सास अलग हैं, वो हमेशा अपने बेटे का ही साथ देगी। अगर कभी आपका शामी से कोई मतभेद होता है तो वह निश्चित रूप से आपको ही दोषी ठहराएगी। तो इस तर्क के अनुसार आपकी धर्ममाता आपसे अधिक निकट हैं, न कि आपकी सास। इसलिए लिन यांकियू को निश्चित रूप से मेरे पीछे ही स्थान दिया जाना चाहिए। लिन बाओहे और झाओ युलान सुबह जल्दी उठ गई थी और अपनी बेटी और दामाद के आने और उन्हें मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि रात 8 बजे के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला, जिससे वे चिंतित हो गए। वे अपने दामाद के बारे में जितना जानते थे उससे यही लगता था कि वह अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कभी भी अपनी मुलाकात नहीं तोड़ेगा। उनके लिए इंतजार बेहद तनावपूर्ण था और यह सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं था। लिन शियाओहुआ और झाओ कियान के अलावा अन्य लोग भी बेचैन होने लगे थे। सौभाग्य से डागांग के दादा और दादी चेन ने स्थिति को संभाला और समय समय पर कुछ सलाह भी दी, जिससे वे सभी के तनाव को कुछ हद तक कम करने में कामयाब रहे। लिन शियाओहुआ और झाओ कियान चिंतित नहीं थे क्योंकि उनका झोऊ मिकान से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसके स्वभाव से अनभिज्ञ होने के कारण माँ और बेटी ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि एक शक्तिशाली दामाद ऐसी स्थिति का फायदा उठाएगा। जब माँ और बेटी को पता चला कि जिस युवक ने उन्हें एक दिन पहले घर पहुंचाया था वह वास्तव में रेजिमेंट कमांडर लिन चुक्सिया का दामाद था, तो वे इतनी हैरान रह गईं कि उनकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने तो यही अनुमान लगाया था कि वो कोई ड्राइवर या सैनिक होगा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह सचमुच एक रेजिमेंट कमांडर हो सकता है। इतनी कम उम्र में रेजिमेंट कमांडर। चुक्सिया पर इतना सौभाग्य क्यों आया? जब माँ और बेटी ने उस रात अपने गंदे कपड़े उतारे और बड़े से बाथटब में लेट गईं, तब उन्हें वास्तव में समझ आया कि असमानता का क्या मतलब होता है। ये देखते हुए कि पिछली रात वे भूसे के ढेर में दुबककर मुर्गियों के घोंसले बनाने का नाटक कर रही थी और अब वे शाही विलासिता का जीवन जी रही थी, इससे लिन शियाओहुआ का अपनी बेटी के लिए एक शक्तिशाली दामाद ढूंढने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। माँ और बेटी ने पूरी रात कंबल के नीचे फुसफुसाते हुए बातें की और अंत में इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति बनी कि चुक्सिया से एक शक्तिशाली युवा सैन्य अधिकारी को दामाद के रूप में ढूंढने में मदद ली जाए। और इसी के साथ फैसला हो गया। यदि लिन शियाओहुआ ने बार बार यह न समझाया होता कि रेजिमेंट कमांडर के पद तक पहुंच चुके किसी युवा को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, तो झाओ कियान अब भी रेजिमेंट कमांडर या उप रेजिमेंट कमांडर की तलाश में ही अड़ा रहता। जहां तक झाओ कियान और लिन यांकियू के बीच उचित संबंध का सवाल है, माँ और बेटी ने इस बात को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। उनके मन में यह बात पक्की थी कि अगर चुक्सिया ने पहले मौका न लिया होता तो कियान एक रेजिमेंट कमांडर दामाद से शादी करने की कोशिश कर रही होती। जारी रहेगा। यदि 320 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 1 आधी रात हो चुकी थी। एक नया अध्याय। घड़ी को रात के 9 बजे की ओर बढ़ते देख लिन बाओहे और झाओ युलान अब और चैन से नहीं बैठ सकती थी। क्या हम झोऊ परिवार के बारे में पता लगाने चलें? दंपति ने एक ही समय पर प्रस्ताव रखा और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। हे पहले तो चिंता से बेहाल झाओ युशान और उनकी पत्नी मोटी आंटी लिन बाओजुआन और अन्य लोग भी दंपति के एक साथ सवाल जवाब करने पर हंसे बिना नहीं रह सके। क्या तुम दोनों को झोऊ परिवार के घर जाने का रास्ता भी याद है? लिन बाओहे और झाओ युलान की दिशा की बुरी समझ को देखते हुए झाओ युशान ने अपनी शंका व्यक्त की। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर निराशा से आह भरी। दिशाओं के मामले में झाओ युलान पूरी तरह से नाकाम थी और हालांकि लिन बाओहे उससे थोड़ा बेहतर था, लेकिन वह भी भरोसेमंद नहीं था, वरना वह सिर्फ टहलने के लिए बाहर जाते समय किसी और के घर नहीं पहुंच जाता। अचानक दंपति की निगाहें एक साथ आंटी लियू की ओर मुड़ गईं। उनके कुछ बोलने से पहले ही आंटी लियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, महोदया कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। हमें बस पकड़ने के लिए काफी दूर तक चलना पड़ेगा और जब तक हम पुराने घर पहुंचेंगे तब तक तीसरे युवा स्वामी और तीसरी युवती शायद पहले ही यहाँ आ चुके होंगे। इस पर विचार करने पर बात समझ में आई, इसलिए झाओ युलान और लिन बाओहे को वापस बैठना पड़ा, लेकिन जिस तरह से दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे उससे पता चलता था कि वे पूरी तरह से घबराए हुए थे। सभी के बच्चे होते हैं और वे सहानुभूति जता सकते हैं, निश्चित रूप से दंपति की वर्तमान भावनाओं को समझ सकते हैं। बस शांत हो जाओ और इंतजार करो। झोऊ परिवार जैसे घर में आखिर क्या हो सकता है? कुछ देर रुकने के बाद झाओ युशान ने आश्वस्त करते हुए कहा, हम लोगों में इतनी औपचारिकताएं नहीं होती। हम जब चाहें घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन झोऊ जैसे प्रतिष्ठित परिवार के लिए यह अलग बात है ना? लुओ गैंगशुन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल, बच्चे कल ही वापस आए थे और एक दिन के लिए रुके थे। अगले दिन दोबारा जाते समय उन्हें वहाँ के बुजुर्गों के विचारों का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, खासकर इसलिए क्योंकि चुक्सिया को बाद में झोऊ परिवार में अच्छे संबंध रखने की जरूरत होगी। उन्हें निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। मोटी चाची अपने पति के प्रति पूरी तरह से विनम्र थी। ली युवान ने ये भी कहा, युलान बाओहे, बात ऐसी ही है। अगर युवा जोड़ा सिर्फ दुल्हन के परिवार की परवाह करता है और दूल्हे के परिवार को नजरअंदाज करता है, तो झोऊ परिवार शायद ये बात सीधे तौर पर न कहे, लेकिन वे निश्चित रूप से नाखुश होंगे। अगर चुक्सिया का अपने ससुराल वालों से अच्छा तालमेल नहीं बैठता, तो वह आगे के दिन कैसे बिताएगी? रेजिमेंटल कमांडर जियाओ झोऊ हमारे चुक्सिया से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने ऐसा करने से पहले इन कारकों के बारे में जरूर सोचा होगा। भाई भाभी, ज्यादा चिंता मत करो, लिन बाओजुआन ने कहा। ये सुनकर झाओ युलान और लिन बाओहे को स्पष्ट रूप से राहत मिली। उनकी बेटी और दामाद कल यहाँ एक दिन बिता चुके थे, इसलिए वे निश्चित रूप से अगले दिन झोऊ परिवार के बुजुर्गों के विचारों का ध्यान रखेंगे। सुबह का समय बुजुर्गों के साथ भोजन करने और बातचीत करने में बिताना बिल्कुल उचित था। ये सोचकर दंपति ने गहरी सांस ली। छोटी चाची, छोटे चाचा दंपति को फिर से मुस्कुराते देख झाओ कियान जल्दी से उनके पास गई और दयनीय चेहरा बनाते हुए बोली, मैं पहले मूर्ख थी, हमेशा अपनी बहन को तंग करती थी। मुझे अब पछतावा हो रहा है। छोटी चाची, छोटे चाचा, कृपया चुक्सिया से मेरे बारे में अच्छी बातें कहें। अब से मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, उसे अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। छी, लुओ शियाओकियोंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और सीधे सीधे बोल पड़ी, बड़ी बहन कियान, क्या आप भी किसी सैन्य अधिकारी से शादी करना चाहती हैं? बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? मोटी चाची ने अपनी बेटी के हाथ पर थप्पड़ मारा। तेरी बड़ी बहन कियान तेरी दूसरी चाची का अनमोल रत्न है। वो इतनी दूर रहने वाली से शादी करने की बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने लिन शियाओहुआ की ओर पुष्टि के लिए देखते हुए कहा, दूसरी चाची, मैं सही कह रही हूँ ना? मोटी चाची लिन शियाओहुआ और चुक्सिया के सबसे बड़े चाचा की पत्नी द्वारा चुक्सिया के परिवार के खिलाफ साजिश रचने को लेकर बहुत नाराज थी। अब लिन शियाओहुआ और उसकी बेटी के इरादे को भांपकर वह घृणा से भरी थी। दुर्भाग्य से लिन शियाओहुआ जैसी कोई व्यक्ति भले ही वह मोटी चाची के शब्दों के निहितार्थ को समझ ले, वास्तव में परवाह नहीं करेगी। उसके लिए तात्कालिक लाभ ही सब कुछ मायने रखते थे और वो खिलते हुए फूल की तरह हंस पड़ी। मोटी चाची, मैं खुले विचारों वाली हूँ। अगर कोई अच्छा परिवार यहाँ आने को तैयार हो और यहाँ तक कि दूर से भी आने को तैयार हो, तो मैं खुशी खुशी सहमत हो जाऊंगा।
बच्चे की भलाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं उसे चाहे कितना भी प्यार करूं, मैं उसकी हमेशा रक्षा नहीं कर सकता। एक अच्छे आदमी से शादी करना ही असली बात है। वांग मेफेंग ने ताना मारते हुए कहा, दूसरी चाची, ऐसे विचार मन में रखना बंद करो। आपकी बेटी की खूबसूरती देखकर तो कोई सैन्य अधिकारी भी शर्मिंदा हो जाएगा। उन्हें वह जूते धोने के लिए भी बहुत खुरदरी लगेगी। ठीक है, हमने आपको किस बात से नाराज किया है? तुम इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? लिन शियाओहुआ ने झाओ युयंग पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़ी बहन, वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरी माँ को इसमें मत घसीटो। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इसका मेरी माँ से क्या लेना देना है? इसके अलावा यहाँ किसी से भी पूछ लो, क्या किसी को लगता है कि झाओ कियान एक सैन्य अधिकारी से शादी करने के लायक है? वांग मेफेंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आईने में देखने लायक भी नहीं। 321 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 2 321 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 2 वांग मेफेंग। झाओ कियान चिल्लाते हुए वांग मेफेंग पर झपटी, तुम खुद को क्या समझती हो? तुमने चुक्सिया के पति के परिवार को छीन लिया, तुमने चुक्सिया की नौकरी छीन ली, फिर भी तुम्हें यहाँ खड़े होकर बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? वांग मेफेंग अपने अंदर बहुत गुस्सा दबाए हुए थी, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। हालांकि उसने चुक्सिया से शर्त लगाई थी कि भविष्य में उसका जीवन उससे बेहतर होगा, लेकिन जब उसके पति का परिवार चुक्सिया के परिवार जितना अच्छा नहीं था, तो उसका मन इतनी जल्दी कैसे शांत हो सकता था? दुर्भाग्यवश जब वह अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दूसरी श्रेणी के अपंग झाओ कियान ने भी वही अनुरोध किया जो उसने कल किया था, जिससे उसे अपने घावों के खुलेआम उजागर होने की शर्मिंदगी का एहसास हुआ। 5 फीट से भी कम कद का यह मोटा ताजा बेहद बदसूरत टोनगजी सैन्य अधिकारियों से शादी करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी कर रहा था, मानो अधिकारी पत्तागोभी की तरह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति को मिल जाएं। ठीक है, वो अपने गुस्से को कुछ हद तक गलत दिशा में निर्देशित कर रही थी, लेकिन उसे वास्तव में अपनी भड़ास निकालने का एक तरीका चाहिए था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इस तरह के व्यवहार से सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी, क्या उसे अभी इसकी परवाह है? कल की घटना के बाद उसका चेहरा पहले ही प्रशांत महासागर में विलीन हो चुका था, थोड़ा और खो जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक उसने ये सब अपने स्वार्थ के बिना नहीं किया होगा। जब तक चुक्सिया उससे संपर्क बनाए रखती है, जिससे उसके पति का परिवार उसके बारे में अच्छा सोचता है, तब तक अंत में कौन जीता या हारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले चुक्सिया के साथ उसका रिश्ता बहुत ही दूर का था। अब उसे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ करना ही होगा। उसे पूरा यकीन था कि लिन बाओहे और झाओ युलान को झाओ कियान का अनुरोध पसंद नहीं आएगा, और लिन चुक्सिया के लिए झाओ कियान के अनुरोध को स्वीकार करना तो और भी कम संभव है। इन दो कारकों को देखते हुए अगर वो इस समस्या को सुलझाती है, अपनी प्रतिष्ठा खो देती है, लेकिन लिन बाओहे, झाओ युलान और लिन चुक्सिया की प्रतिष्ठा बचा लेती है, तो जरा सोचिए, क्या वह तीनों का परिवार उसके और करीब नहीं आ जाएगा? वे करीबी रिश्तेदार थे और उसके जानबूझकर किए गए प्रयासों के साथ साथ उसकी मां झाओ युयंग के संबंधों के कारण उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी चाची का परिवार उसके करीब आ जाएगा। चूंकि बड़े शहर में जाने की संभावना खत्म हो चुकी थी, इसलिए किसी छोटे शहर में फलना फूलना ही उसका एकमात्र विकल्प बचा था। झाओ कियान और वांग मेफेंग दोनों का स्वभाव अप्रिय था, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा देखकर परिवार के किसी भी युवा सदस्य ने बीच बचाव करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। बेबसी में झाओ योयंग, झाओ युकुई और ली एयुआन केवल दोनों को अलग करने के लिए आगे बढ़ सकती थी, जबकि झाओ कियान की मां लिन शियाहुआ लड़ाई शुरू होने पर पहले ही एक पक्ष का साथ देने के लिए आ चुकी थी। वांग मेफेंग के चेहरे पर खून के कई खरोंच के निशान थे। झाओ कियान के बाल थोड़े बिखरे हुए थे, इसके अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। बूढ़ी मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ न केवल झाओ परिवार के सदस्य थे, बल्कि लिन परिवार के रिश्तेदार भी थे। क्या इन दोनों में जरा भी शर्म की भावना थी? तुम रुको, वांग मेफेंग, अगर मैं तुम्हारी शादी आसानी से होने दूं, तो मैं झाओ कियान नहीं हूँ। झाओ कियान की धमकी के लिए वांग मेफेंग वास्तव में इसकी उम्मीद कर रही थी। अगर वास्तव में झाओ कियान ने लिन चुक्सिया की शादी में साजिश रची थी, तो क्या लिन चुक्सिया को उसकी मदद नहीं करनी पड़ेगी? आखिरकार लिन चुक्सिया की मदद करने के लिए ही तो उसने झाओ कियान को अपना दुश्मन बनाया था। ये सोचकर वांग मेफेंग ने कठोर शब्दों में जवाब दिया, आगे बढ़ो और तोड़फोड़ करो, अगर हो सके तो खुद की आंख परिवार में शादी कर लो। ठीक है, तुमने कह दिया, बस बाद में इसके लिए रोना मत। तुम्हारे इतने गुस्सैल स्वभाव और बदसूरत चेहरे के बावजूद तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों चुप रहो। बूढ़ी औरत झाओ ने दोनों चचेरे भाइयों को घूरते हुए कहा, इतने सारे चाचा चाचियों के सामने क्या तुम में थोड़ी भी शर्म बची है? आपको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न हो, लेकिन झाओ परिवार को इसकी परवाह है। अपनी इन छोटी मोटी योजनाओं के बारे में यह मत सोचो कि हम बाकी लोग अनजान हैं। आज सबके सामने मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि भले ही चुक्सिया तुम्हारी मदद करने को तैयार हो, मैं सहमत नहीं होऊंगा। मैं भी नहीं, बूढ़ी मास्टर झाओ ने कहा। बुजुर्ग महिला झाओ ने आगे कहा, झू परिवार में चुक्सिया की शादी उसकी अपनी किस्मत थी और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, बल्कि झाओ परिवार की कोई भी लड़की या लड़का चुक्सिया के नाम का इस्तेमाल करके झू परिवार की शान का फायदा उठाने के बारे में न सोचे। अगर तुम सचमुच चुक्सिया को बहन मानते हो और उसका जीवन सुखमय देखना चाहते हो, तो उसके खिलाफ साजिशें करना बंद करो। बूढ़ी मास्टर झाओ ने गहरी सांस ली। क्या तुमने कभी सोचा है कि लिन परिवार और झू परिवार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? अगर कुछ गरीब रिश्तेदार उससे चिपके रहते हैं, तो झू परिवार के सदस्य चुक्सिया का सम्मान कैसे कर सकते हैं? चुक्सिया के रिश्तेदार होने के नाते क्या आपने कभी उसकी कठिनाइयों पर विचार किया है? आप केवल उसकी सफलता देखते हैं और उसकी चमक में भागीदार बनना चाहते हैं। अगर आप सचमुच उसे झू परिवार में रहने से रोक देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस गौरव से आप चिपके हुए थे, वह बरकरार रहेगा? 322 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 1_3322 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 1_3। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बेवकूफ है। झाओ कियान ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। कियान, तुमने क्या कहा? बूढ़ी मास्टर झाओ की तीखी निगाहें झाओ कियान की ओर घूमी। जोर से बोलो, फिर से कहो। झाओ कियान ने अपने कंधे सिकोड़ लिए और एक और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वो अब भी अपने दादा से डरती थी। दूसरा बच्चा। बूढ़ी मास्टर झाओ ने झाओ के फेक की ओर मुड़कर कहा, तुम एक आदमी हो, फिर भी तुम अपनी पत्नी और बेटी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? पिताजी, झाओ युफेंग शर्म से लाल हो गया, उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे तुम्हारे जैसा बेटा कैसे मिला? बूढ़ी मास्टर झाओ ने बूढ़ी महिला झाओ को धक्का देते हुए कहा, तुम ही बताओ, हमें ऐसा बेटा कैसे मिला? बस बहुत हो गया, ये बहुत खुशी का दिन है, आइए इन शिकायतों पर ध्यान न दें। हम घर लौटने पर इन मामलों को सुलझा लेंगे। अभी तो बात चुक्सिया की स्थिति की है। बूढ़ी महिला झाओ सीधी खड़ी हो गई। मैं फिर से कह रही हूँ, झाओ परिवार में सभी लोग ईमानदारी से अपना जीवन जिएं। अगर कोई चुक्सिया को परेशान करने की हिम्मत करे, तो इस बूढ़ी औरत के निर्दयी रवैये के लिए उसे दोष मत देना। लिन बाओजुआन का चेहरा असामान्य हो गया। चुक्सिया के दामाद ने उसके बेटे के सेना में भर्ती होने पर सहमति जताई थी। क्या इसे चुक्सिया के लिए मुसीबत पैदा करना माना जाएगा? ये सोचते हुए उसने अपने बेटे को खींचा, जो अभी भी उत्साह से ये सब देख रहा था। दाजियांग,
माँ, क्या हुआ? लुवांग किंगशु अपनी पत्नी के इशारे को समझ चुका था और उसने उसे एक नजर से देखा, फिर लुवांग दाजियांग को हॉल से बाहर खींच लिया। पिताजी, क्या बात है? लुवांग दाजियांग ने उलझन में दिखते हुए अपना सिर खुजाया। दाजियांग, क्या तुम सचमुच सेना में भर्ती होना चाहते हो? लुवांग किंगशु ने पूछा। क्यों नहीं? लुवांग दाजियांग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। पिताजी, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ और आप भी यही चाहते हैं। अचानक क्यों नहीं? दाजियांग, लुवांग किंगशु ने आह भरी। पिताजी चाहते हैं कि तुम शामिल हो जाओ, लेकिन दादी झाओ की बात सुनकर पिताजी को लगता है कि चुक्सिया के लिए यह मुश्किल है। चलो उसकी परेशानियों को और न बढ़ाएं, ठीक है। लुवांग दाजियांग ने अपना सिर झुका लिया और चुप रहा। अपने बेटे के स्वभाव को जानते हुए लुवांग किंगशु को पता था कि चुप रहकर विरोध जताने का यह उसका तरीका था। उसने आह भरी और कहा, दाजियांग, पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं क्यों नहीं देंगे? लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं और यदि आप सेना में भर्ती होते हैं तो आपको केवल शारीरिक श्रम ही करना पड़ेगा। आप जल्द ही खेती बाड़ी में वापस लौट आएंगे। यह इसके लायक नहीं है। पिताजी को काम के अंकों की चिंता है। लुवांग दाजियांग ने आत्मविश्वास से कहा। अगर तुम पापा के बारे में ऐसा सोचते हो तो समझ लो कि पापा को काम के अंकों की चिंता है। लुवांग किंगशु ने दूर पहाड़ों की ओर देखते हुए कहा, पापा जब जवान थे तब वे भी सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने मना कर दिया, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। उस समय पापा के लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अगर पापा सेना में भर्ती हो जाते तो न माँ होती न तुम होते। पिताजी को लगता है कि पूरे परिवार का एक साथ रहना सबके लिए अच्छा है। अगर पिताजी सेना में भर्ती हो जाते तो हमारा अस्तित्व ही क्यों नहीं होता? लुवांग दाजियांग ने अपने पिता को पहली बार इस बारे में बात करते हुए सुनकर उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे चाचा लिन और चाचा लिन ईस्ट ही थे जो पिताजी के साथ सेना में भर्ती हुए थे। लुवांग दाजियांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अंकल लिन और अंकल लिन ईस्ट दोनों ने अपनी सैन्य सेवा के दौरान सड़कें बनाते समय विस्फोटकों से घायल होकर अपना एक हाथ और दूसरे ने अपना एक पैर खो दिया था। अगर तुम अशिक्षित हो तो तुम्हें सिर्फ कठिन और मुश्किल काम ही करने को मिलेंगे। लुवांग किंगशु ने फिर आह भरी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें जान पहचान का सहारा लेना पड़ेगा, जो चुक्सिया के लिए अच्छा नहीं होगा। दाजियांग, पापा की बात सुनो, पापा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम, लुवांग दाजियांग ने सिर हिलाया। मैं अपने जीजाजी को बता दूंगा कि मैं सेना में भर्ती नहीं होऊंगा। मैं घर पर रहकर खेती करूंगा। अच्छा बेटा, लुवांग किंगशु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा। पिताजी को पता था कि तुम समझदार हो। जब पिता और पुत्र हॉल में लौटे तो लिन बाओजुआन ने उन्हें ध्यान से देखा, जो स्पष्ट रूप से चिंतित थी। उसे डर था कि उसके बेटे और पति के बीच झगड़ा हो जाएगा। उसने बाहर जाने के बारे में सोचा, लेकिन पूरे परिवार का छिपकर रहना उसे ठीक नहीं लगा। उस थोड़े से समय में वह चिंता से जल रही थी। माँ, मैं सेना में भर्ती नहीं होऊंगा, लुवांग दाजियांग ने घोषणा की। लिन बाओजुआन ने धीरे से आह भरी और कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी भतीजी पर बोझ बने, लेकिन अपने बेटे को इस तरह के कहते हुए सुनकर उसका दिल दुख से भर गया। चाहे हथेली हो या हथेली का पिछला हिस्सा, हाथ के दोनों हिस्से मांसल होते हैं, वो वाकई एक मुश्किल स्थिति में थी। इस समय तक झाओ के घर में चल रहे झगड़े पहले ही शांत हो चुके थे। झाओ कियान लिन शियाओहुआ के बगल में सिमटकर बैठी थी, उसका चेहरा उदास था। जब कमरे का माहौल असहनीय रूप से घुटन भरा हो गया था, तभी बाहर कार पार्क करने की आवाज सुनाई दी। लिन बाओहे और झाओ युलान तुरंत खड़े हो गए और फिर चुक्सिया और झोऊ मिकांग आंगन में दाखिल हुए। पिताजी, माताजी, मुझे खेद है कि हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, झोऊ मिकांग ने बढ़ू से माफी मांगते हुए कहा, फिर बाकी सभी को नमस्कार करते हुए कहा, देर से आने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। घर पर कुछ काम आ गया। जब वह बोल रहा था तभी झोऊ हनलियांग अंदर आ गया। झोऊ मिकांग ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आज नहीं जा सकी, इसलिए हनलियांग सबके साथ घूमने जाएगी। आज दोपहर वह घर पर सभी से मिलेगा। 323 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 1_4323 अध्याय 226 व्यवस्था भाग 1_4। क्या हम दोपहर में सबको वापस भेज दें? यदि अभी अभी बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ की कड़ी फटकार न होती तो संभवतः कोई इन व्यवस्थाओं से असंतोष व्यक्त कर देता, लेकिन जो कुछ अभी अभी हुआ था उसके बाद भले ही लोगों के अपने अपने विचार रहे हों, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। दादी, दादाजी, पिताजी, माताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। झोऊ मिकांग ने बूढ़े मास्टर झाओ, बूढ़ी महिला झाओ, लिन बाओहे और झाओ युलान को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में उनसे बात की, जबकि बाकी लोग चिंता से देख रहे थे। दागांग के दादाजी ने चुक्सिया की ओर हाथ हिलाते हुए पूछा, श्रिया, क्या तुम ठीक हो? दागांग के दादाजी, आप और दादी जी खूब मजे कीजिए, सब ठीक है। चुक्सिया ने कहा, फिर उन बुजुर्गों की ओर मुड़ी जो झोऊ मिकांग और अन्य लोगों को चिंता से देख रहे थे। बड़े चाचा, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, चिंता मत कीजिए, कुछ गंभीर नहीं है। ये कुछ स्थानीय रीति रिवाज हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमने आज मौज मस्ती के लिए बाहर जाने का फैसला किया था। आज सुबह जब दादाजी और बाकी लोग इसके बारे में बात करने लगे तभी हमें पता चला। कौन से रीति रिवाज? लिन शियाओहुआ ने तीखे स्वर में पूछा। क्या यह आपके पति के परिवार का सिर्फ एक बहाना है ताकि वे हमें यहाँ और न रुकने दें? दूसरी चाची जो चाहे सोच सकती हैं। चुक्सिया ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, फिर लुओ शियाओक्योन को एक तरफ खींच लिया। शियाओक्योन, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें विस्तार से समझा दूंगी। खैर, आज मुझे चीजों पर नजर रखने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। लुओ शियाओक्योन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, चिंता मत करो। झोऊ हनलियांग के सबको ले जाने के बाद पैतृक घर में केवल झाओ युलान, उनके पति और बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ ही रह गए थे। कुछ लोग झोऊ मिकांग और चुक्सिया को चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। झोऊ मिकांग ने उन्हें बताया कि चुक्सिया को एक उच्च पदस्थ अधिकारी को अपना धर्मपिता स्वीकार करना होगा और उन्हें साथ जाने के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि चुक्सिया के दादा दादी अब जीवित नहीं थे, इसलिए उन्होंने बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ से उनके साथ आने का अनुरोध किया था। बिना किसी कारण के उन्हें किसी धर्मपिता को स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों होगी? झाओ युलान और उनके पति जितने सीधे साधे थे, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि कुछ गड़बड़ है, और बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ इसे और भी अच्छी तरह से जानते थे। झोऊ हनलियांग ने चारों से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दादी, दादा, पिताजी, माताजी, ये सच है कि झोऊ परिवार को कुछ परेशानी हुई है। मैं रास्ते में समझा दूंगा। इतना कहकर उसने आंटी लियू को हाथ हिलाकर विदा किया। तीसरे छोटे मालिक, आपके क्या आदेश हैं? आंटी लियू ने आदरपूर्वक पूछा। सभी का सामान पहले से पैक कर लें। पीछे वाले आंगन में एक वैन खड़ी है, सारा सामान उसमें रख दो। आंटी लियू मान गईं, हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ये कुछ ज्यादा ही असभ्य नहीं था? अगर कोई जबरदस्ती घर पर कब्जा करने आए तो उसका सामना मत करो, उन्हें इसे ले जाने दो। तीसरे छोटे स्वामी, आंटी लियू की आवाज तुरंत कांप उठी। वह पहले भी एक बार ऐसी घटना से गुजर चुकी थी, भला वह कैसे? ये दोबारा कैसे हो सकता है? बस इतना ही, जल्दी करो और लिटिल जिंग के साथ अपना सामान पैक करो। छोटी जिंग 20 साल की उम्र की एक आया थी, शांत स्वभाव की, आमतौर पर रसोई में छिपी रहती थी, उसकी उपस्थिति लगभग अनदेखी की जाती थी। हाँ, आंटी लियू ने जवाब दिया, फिर वह और छोटी जिंग ऊपर चली गईं।
दादी, दादाजी, पिताजी, माताजी, चलिए चलते हैं। झू मिकान ने विनम्रतापूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़ों को पहले जाने का इशारा किया। गाड़ी में बैठते ही चारों बुजुर्ग तनावपूर्ण भावों के साथ वहां बैठ गए और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने झो मिकान द्वारा नौकरानी को दिए गए निर्देशों को सुन लिया था और अगर उन्हें झो परिवार की समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दादी, दादाजी, पिताजी, माताजी, मुझे ये समझाने दीजिए। चुक्सिया द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट करने के बाद चारों बुजुर्ग काफी देर तक बिना कोई आवाज किए चुप रहे। श्याओमी, चुशिया, हम इसे आपके हाथों में छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला झाओ बोली, दादी, चिंता मत करो, अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो भी मैं चुक्सिया के मामलों को पहले ही निपटा लूंगा। दादाजी को आप पर विश्वास है, हमने आपको गलत नहीं देखा। धन्यवाद दादाजी, बुराई अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती। शाओमी, सब ठीक हो जाएगा। दादी, मुझे पता है। बुढ़िया, आखिरकार तुमने कुछ उपयोगी बात कही। मैंने कभी कोई बेकार बात कब कही है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ युलान ने चुपचाप अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। ऐसे समय में कोई भी शब्द बेजान प्रतीत होते थे। वह भाग्य में विश्वास करती थी, शायद यही उसकी बेटी का भाग्य था। चाहे कुछ भी हो जाए, युलान को अपने दामाद के दिल में ईमानदारी दिखाई देती थी। इसलिए चाहे वह कठिनाई हो या आशीर्वाद, यही उसकी बेटी के जीवन का भाग्य था। युलान न तो समझाना चाहती थी, न ही दखल देना चाहती थी और न ही वह कुछ भी आश्वस्त करने वाली बात कह सकती थी। लिन बाओहे ने भी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी बाहों में कसकर लपेटते हुए गंभीर भाव से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। झू मिकान ने रियरव्यू मिरर में उनकी एक झलक देखी और उसकी आंखों में चमक आ गई। सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने न तो उसका खंडन किया और न ही उससे सवाल किए। उसके जीवन का सबसे अच्छा काम यही था कि उसने इस युवती को अपनी पत्नी के रूप में चुना। गाड़ी सीधे जिंग परिवार के घर की ओर चल पड़ी। ओल्ड मास्टर झो, ओल्ड मैडम झो और झो जिंगपिंग और उनकी पत्नी पहले से ही जिंग परिवार के घर पर इंतजार कर रहे थे। बैककोट 324 अध्याय 226 व्यवस्थाएं भाग 1_5324 अध्याय 226 व्यवस्थाएं भाग 1_5 चुक्सिया परिवार को आते देख सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों पक्षों ने बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर झो और जिंग परिवारों द्वारा आमंत्रित गवाह एक एक करके आने लगे। जब घड़ी में 10:30 बजे तो अंतिम गवाह ओल्ड मास्टर वान वहां पहुंचे। उन्हें देखकर बूढ़ी मास्टर झो उत्सुकता से उनके पास गए और बोले, भाई वान, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मुझे धन्यवाद देने की क्या बात है? बूढ़ी मास्टर वान मुस्कुराए और अचंभित झाओ युलान और लिन बाओहे की ओर देखा। शाओ लिन, शाओ झाओ, हम फिर मिले। क्या बात है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं, झाओ युलान ने जल्दी से कहा, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बाओहे से कह रहा था कि जब भी हम आपसे मिले हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे धन्यवाद। बूढ़ी मास्टर वान ने अपनी भौहें उठाई, किस लिए? चुक्सिया को आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए धन्यवाद। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपने उसे इतना कुछ सिखाया था। चुक्सिया वहां शर्मिंदा होकर खड़ी थी और मन ही मन रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, हे धरती, ऐसा संयोग क्यों हुआ? मुझे ओल्ड मास्टर वान से यही क्यों मिलना था? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वो राजधानी शहर गया था? दरअसल जिस बुजुर्ग की बात हो रही है वो वही व्यक्ति था जिसके नाम पर चुक्सिया ने संगीत वाद्य यंत्रों और विभिन्न प्रकार के ज्ञान जैसी चीजों के लिए भारी मात्रा में कर्ज लिया था। संक्षेप में, वह जिस भी बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाती थी कि उसने वह ज्ञान कहां से प्राप्त किया है, उसे आसानी से ओल्ड मास्टर वान के नाम कर देती थी। सच तो यह है कि उसे ओल्ड मास्टर वान के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन जब उसने उसे पहली बार देखा तभी उसे पता चल गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बड़े व्यक्ति का नाम साफ होने और चले जाने से पहले वे दोनों 2 महीने से भी कम समय से एक दूसरे को जानते थे। जब वह जाने लगा तो उसने वास्तव में उसे अपनी कुछ अवांछित वस्तुएं दे दी और उस बुजुर्ग से उसका संबंध केवल उन 2 महीनों का ही था। लुओ शियाओ के उनके लिखित शब्दों से उसे यकीन हो गया था कि उसके पदभार संभालने से पहले मूल मालिक का ओल्ड मास्टर वान के साथ केवल एक अनौपचारिक परिचय था और वह स्वयं भी उनके पास मौजूद पुस्तकों के विशाल संग्रह से आकर्षित हुई थी। अकेले रहने वाले बुजुर्ग के लिए समान रुचियों वाला कोई व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने उसके साथ बातचीत करने में काफी समय बिताया। इसी वजह से उसे पता चला कि वो कितना कुछ जानता था। इस प्रकार उसने अपने ज्ञान संबंधी सभी दावों का भार सहजता से उसके कंधों पर डाल दिया। बूढ़ी मास्टर वान को अपने ऊपर आंका गया अनेक उपलब्धियों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने मान लिया कि झाओ दंपति का जिक्र इस बात से हो रहा था कि चुक्सिया उनके घर किताबें पढ़ने जाया करती थी। वो दिल खोलकर हंसा, आप इसे इस तरह नहीं कह सकते। उस दौरान शाओ चुक्सिया ने भी मुझे बहुत खुशी दी। उसने चुक्सिया की ओर इशारा करते हुए कहा, शाओ चुक्सिया, क्या तुम अब दादाजी को नहीं पहचानती? दादाजी वान, जैसे अचानक सपने से जागकर चुक्सिया दौड़कर बूढ़े मास्टर वान की बाहों में समा गई। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगी। मैं अत्यधिक उत्साहित था। दादाजी, आपके जाने के बाद मैं आपको एक अच्छा भोजन भी नहीं करा सका। अब मैं इसे वहन कर सकता हूँ। हमें बाद में बाहर जाकर कुछ स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। हमारा समझौता हो चुका था और आप इससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, मैं शियाओ चुक्सिया द्वारा मुझे कुछ स्वादिष्ट खिलाने का इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़े मास्टर वान हंसे और एल्डर जिंग की ओर देखा। बूढ़े आदमी, आपकी किस्मत अच्छी है। अगर मुझे पता होता कि चुक्सिया वही शियाओ चुक्सिया है जिसे मैं जानती थी तो वह कभी तुम्हारे साथ नहीं होती। वो एक अच्छी बच्ची है और आपने वाकई में बहुत बड़ी किस्मत आजमाई है। ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अकेले ही सारा मुनाफा कमाने नहीं दे सकता। चलो हम दोनों मिलकर उसके दादा बन जाते हैं। फिर उसने लिन बाओहे और झाओ युलान की ओर मुड़कर कहा, मैं भी इस लड़की को अपनी पोती के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दंपति ने जल्दी से जवाब दिया। यह एक मजाक था। वहां मौजूद लोगों में से कौन बड़ा आदमी नहीं था। बहरहाल वे अपने रास्ते में आने वाले सभी सौभाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ये बूढ़ा आदमी हमेशा हर चीज में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता रहता है। एल्डर जिंग ने बूढ़े मास्टर झो की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, बूढ़ी झो, क्या यह अच्छा नहीं है कि एक और व्यक्ति शाओ चुक्सिया पर स्नेह बरसाए? क्या हम सब मिलकर उन्हें सम्मानित करें? ये तो बहुत बढ़िया है। बूढ़ी मास्टर झो की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग व्यक्ति उनकी बहू को जानते होंगे। ये बात सच होने के लिए बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत कुछ झेला था और इस बार झो परिवार का ये बुरा दौर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। चुक्सिया को छोड़कर बाकी सब इंतजार कर सकते थे, वह बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। अब इतनी प्रतिष्ठित हस्ती की निगरानी में जियाओ युवेन शायद चुक्सिया के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगी। उनके विचार में किसी पुरुष को चोट लगना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन एक युवती को कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। झू शिनकिन भी अपने सदमे से उबर गई और खुशी के आंसुओं से भरी आंखों से चुक्सिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। शाओ चुक्सिया, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी धर्ममाता होने के नाते मुझे हमेशा से पता था। हे भगवान, इस बार तो तुम्हारी सास की किस्मत ही खराब हो गई है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है।
मैंने हमेशा यही कहा है कि शियाओ से शादी करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा फैसला था। अगर आपकी शादी हमारे परिवार में हुई होती तो आप शियाओ युविन जैसी सन की महिला के साथ कैसे जुड़ती? झू शिनकिन, लिन यांक्यू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी बहू के सामने मेरे बारे में बुरा भला मत कहो। क्या मैंने आपके बारे में कुछ बुरा कहा? मैं तो बस सच कह रही हूँ। झू शिनकिन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि यह सब गड़बड़ आपके परिवार द्वारा शियाओ चुक्सिया को इसमें घसीटने की वजह से हुई है? मैं तुमसे बेकार की बहस नहीं करने वाला। तुम्हारे पास तो कोई तर्क ही नहीं है। झू शिनकिन ने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा और चुक्सिया को झाओ युलान के सामने लाते हुए बोली, भाभी, मैं अब चुक्सिया की धर्ममाता हूँ और मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। अरे, लिन यांक्यू ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चुक्सिया ने अंकल जिन को अपना धर्मदादा मान लिया है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जारी रहेगा। यदि 325 अध्याय 227 व्यवस्थाएं भाग 2 325 अध्याय 227 व्यवस्थाएं भाग 2 इस अध्याय को काफी हद तक संशोधित किया गया है। योजक चिन्ह, क्या मेरे ससुर की धर्मपुत्री मेरी भी धर्मपुत्री नहीं है? लिन यांक्यू, क्या तुम इतनी सरल बात भी नहीं समझ सकते? नासमझ बनने का नाटक कर रही हो, है ना? झू शिनकिन ने जानबूझकर उसे घूरते हुए कहा, इस समय में क्या तुम शियाओ चुक्सिया की पूरी तरह से रक्षा भी कर सकती हो? अगर आप कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। लिन यांक्यू का चेहरा उदास हो गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। हाँ, इस दौरान वो चुक्सिया की रक्षा करने में असमर्थ रही। अगर झू शिनकिन उसकी रक्षा करने को तैयार थी तो यह एक बहुत बड़ा उपकार था। उसके पास लड़ने के लिए और क्या बचा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच अपनी बहू के साथ दुर्घटना होने तक इंतजार करे और फिर पछताए? शिनकिन, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो कुछ भी करते हैं वो चुक्सिया की भलाई के लिए ही करते हैं। यांक्यू चुक्सिया की सास हैं और यह एक तथ्य है। कृपया अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। बूढ़ी मैडम झो ने चुक्सिया को अपने सामने खींचते हुए कहा, यह मेरी पोती है और कोई इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। आंटी, आपका रवैया तो बहुत जल्दी बदल गया है। झू शिनकिन हंसते हुए बोली, हालांकि बहू के रूप में शियाओ चुशिया को खोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मुझे खुशी है कि आप उसकी रक्षा कर रही हैं। बस करो, मेरे सामने ये सब बकवास मत करो। बूढ़ी मैडम झो ने बूढ़े मास्टर झो की ओर देखते हुए कहा, क्या समय हो गया है? 2 मिनट शेष हैं। मुस्कुराते हुए बूढ़े मास्टर झो ने कमरे में मौजूद अन्य बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए कहा, हमारे झो परिवार के प्रति आप सभी की दयालुता के लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ और बदले में झो परिवार भी अपना आभार व्यक्त करेगा। बस करो, बूढ़ी झो, ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास बकवास करने की ऊर्जा है तो बेहतर होगा कि मुझे शतरंज में अधिक बार जीतने दो, जो किसी भी शब्द से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हाँ, मुझे बस उम्मीद है कि वो शतरंज का खेल खराब नहीं करेगा। उसके साथ खेलना युद्ध में जाने जैसा है, वह मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ, बूढ़ी झो, जब भी बूढ़ा वांग तुम्हारे साथ शतरंज खेलकर वापस जाता है तो वह हमेशा गुस्से में होता है। अगर आप उसे कुछ मैच जीतने देते तो यह और भी मजबूत हो जाता। उद्धरण चिन्ह, जब आप किसी के घर में रहते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है और अब समय आ गया था कि हम सभी की मदद लें। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद ओल्ड मास्टर झो ने असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की और खुशी-खुशी सभी से सहमत हो गए। इससे अन्य बुजुर्गों की निगाहें चुक्सिया की ओर कुछ गंभीर हो गईं। झो परिवार की लाउसान की शादी को लेकर सभी का रवैया अजीब था। वहां मौजूद सभी लोग झो परिवार और ये परिवार के बीच हुए वैवाहिक गठबंधन के बारे में जानते थे और वे ये भी जानते थे कि गठबंधन क्यों रद्द किया गया था। इसके बाद के वर्षों में झो मिकांग ने कभी किसी महिला का पक्ष नहीं लिया और झो परिवार की चिंता सभी के लिए स्पष्ट थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि झो मिकांग की शादी हो रही है तो हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि किस लड़की ने और झो परिवार के जिद्दी युवक को बदलने में कामयाबी हासिल की थी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उस जिद्दी युवक ने एक देहाती लड़की से शादी कर ली थी। इसलिए सभी ने मौन रूप से एक सामान्य उत्तर स्वीकार कर लिया कि यह विवाह केवल सभी को चुप कराने के लिए था, एक अनिच्छुक समझौता था। अगर उसने किसी प्रतिष्ठित परिवार की बेटी से शादी की होती जिसे घर पर बिना किसी देखभाल के रखा जाता तो क्या वह परिवार इसकी अनुमति देता? यदि वह किसी बेहद गरीब परिवार की बेटी से शादी करता है तो ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा और शायद सबसे अच्छा परिणाम भी होगा। आज झो परिवार की हरकतों की बात करें तो इसे समझाना आसान था, चाहे दुल्हन से संतुष्ट हो या न हो। उत्पीड़न का असर स्वाभाविक रूप से झो परिवार पर बुरा पड़ता। उनमें से अधिकांश लोग झो परिवार के सहयोगी नहीं थे, लेकिन वे झो परिवार के चरित्र को पहचानते और उसका समर्थन करते थे। इसलिए जब भी संभव हो दूसरों की मदद करने के सिद्धांत के आधार पर वे बिना किसी आनाकानी के आए थे। वहां बूढ़े मास्टर वान को देखकर सभी को राहत मिली और वे आभारी थे कि वे आए थे। ओल्ड मास्टर वान कौन थे? उनके साथ एक ही पक्ष में रहना निश्चित रूप से उनके लिए फायदेमंद था। झो परिवार की मदद करने की उनकी इच्छा के पीछे एक और कारण था। सभी की शाओ परिवार के पिता और पुत्र के भविष्य के बारे में नकारात्मक धारणा थी, यहाँ तक कि उन्हें महज एक क्षणिक प्रसिद्धि ही माना जाता था। बेशक शियाओ परिवार के पिता और पुत्र ऐसा नहीं सोचते होंगे, अन्यथा वे इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं करते। इस बार झो परिवार के सामने जो समस्या थी वह एक बड़ी समस्या थी, लेकिन निश्चित रूप से यह कोई अभूतपूर्व घटना नहीं थी। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था और जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या कोई बुरी स्थिति बाद में अच्छी साबित हो सकती है, ये तो और भी ज्यादा अनिश्चित था। असंख्य कष्टों का सामना कर चुके बुजुर्गों को स्थिति की गहरी समझ थी और वे अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रखते थे। शुभ समय आ गया और वृद्ध गुरु जिंग और वृद्ध गुरु वान दोनों ने औपचारिक रूप से चुक्सिया को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने चुक्सिया द्वारा दी गई चाय स्वयं ली और एक ही बार में पूरी पी ली। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ बधाई दी। बूढ़ी मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ इस दृश्य को घबराहट और उत्तेजना के साथ देख रहे थे। इस कमरे में बैठे बाकी सभी लोगों की तुलना में उनकी सामाजिक स्थिति निम्न थी, लेकिन अपने अनुभव के कारण वे निश्चित रूप से समझते थे कि इसका क्या अर्थ है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।